चलिए, आज एक नए टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद अगला जो टॉपिक है वो आपका एप्टीट्यूड है। अभिरुचि या अभिक्षमता। इसका आशय क्या है? यह इन चीजों से कैसे अलग है? कौशल से, अभिवृत्ति से, आप कह लें टैलेंट से, इन बातों से कैसे अभिक्षमता अलग है? इसकी खासियत क्या है और ये कैसे इन चीजों से अलग है? इनसे अभिरुचि का निम्न से अंतर। आप इसमें योग्यता भी लिख सकते हैं, कॉम्पिटेंस, कौशल, योग्यता, टैलेंट और आवृत्ति। फिर सिविल सेवा या किसी भी संस्था के संदर्भ में अभिरुचि की भूमिका और इसका सिविल सेवा या किसी भी संस्था के संदर्भ में अभिरुचि की भूमिका, सिविल सेवा या किसी भी संस्था के संदर्भ में अभिरुचि की भूमिका। जो कुछ विद्यार्थी अतिथि विद्यार्थी की तरह आते हैं, कई किसी किसी दिन दिखाई देते हैं, फिर एक आध दो दिन मन नहीं करता, नहीं आते, तो ये अपने रूम पर रहकर देखते हैं वीडियो या सीधे यहीं अवतार लेके प्रकट होते हैं? हाँ, देखते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि जब जब धर्म की बहुत हानि होती हो, उसी तरह से जब जब आपको बाहर निकलने का मन होता हो, बहुत बोर हो जाते ना, वहां धर्म की हानि होती थी, यहां आप बोर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आज कक्षा का माहौल भी देखा जाए। कितने दिन तक वीडियो रहता है ये? अनलिमिटेड रहता है? ठीक है, एक ही व्यक्ति बता दो। 7 दिन रहता है? अच्छा, मतलब 7 दिन एक वीडियो रहता है। इनको अनलिमिटेड मिला हुआ, तुम लोगों को 7 ही दिन मिल रहा है। हाँ, आईपैड?
तो आपको कैसे अनलिमिटेड मिला हुआ है? 10,000 रुपया, 10,000 एक्स्ट्रा दें तो अनलिमिटेड ले लीजिए। अच्छा, चलिए आपका खत्म करवाता हूं मैं अनलिमिटेड। हाँ, आज ही मुझे पता चला, तो उसके लिए मैंने अलाउ नहीं किया था, इसलिए वो खत्म हो जाएगा। सिविल सेवा, तनाव में आ गए। किसी भी संस्था के संदर्भ में अभिरुचि की भूमिका क्या है और इसका नैतिकता से संबंध क्या है? नैतिकता से क्या संबंध है? इतनी बातें हमको एप्टीट्यूड के संदर्भ में समझनी है। बताया था कि ये पेपर 3 बातों का पेपर है। एथिक्स का है, एथिक्स के साथ आपके सत्यनिष्ठा की जांच का है, यानी एथिक्स की जांच का है। एथिक्स की जांच का मतलब आपके एथिकल नॉलेज का टेस्ट। सत्यनिष्ठा की जांच का है मतलब आपके भीतर किस तरह के आदर्शों के प्रति निष्ठा है, और जिन आदर्शों के प्रति आपके पास निष्ठा है क्या वो आदर्श परस्पर संगत हैं या असंगत। उसको हम टेस्ट करते हैं केस स्टडी में, टेस्ट करते हैं बहुत सारे सवालों को पूछकर। उन सवालों का जब आप जवाब लिखते हैं तो उन जवाबों से पता चल जाता है कि कहीं आपने जवाब में 2 विरोधाभासी ऐसे नैतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल तो उत्तर निकालने में नहीं किया है जो एक साथ संभव नहीं है। कई बार लोगों को उत्तर पता होता है, उनको पता होता है कि हमको फला मामलों में जहां नियम का पालन हो रहा हो और वंचित वर्ग के उत्थान का कोई मामला हो, वहां वंचित वर्ग के उत्थान वाला विकल्प चुनना होगा। तो उत्तर तो आपको पता होता है क्योंकि आपने तमाम बातों को इस तरह सुन रखा है कि सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, स्त्रियों के लिए अलग नियम हो तो उसका समर्थन करना पड़ेगा, ये सब आप जानते होते हैं। तो इसमें हम कैसे पता करें कि आप ये जो जानते हैं ये सत्यनिष्ठा के आधार पर जानते हैं या फिर आपने इसको सिर्फ कहीं से सिखाई गई बात के आधार पर याद कर लिया है। यही टेस्ट आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट में भी। पर्सनालिटी टेस्ट का भी एक आयाम 25% वेटेज पर्सनालिटी टेस्ट में, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं, केवल इंटीग्रिटी का है। कई बार लोग एक इंटरव्यू दे के आते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू तो बहुत अच्छा दिया, फिर भी मार्क्स क्यों कम आया। तो इंटरव्यू में जो बोर्ड का चेयरमैन होता है वो जिस एक बात पर आपकी परख कर रहा होता है वो होता है इंटीग्रिटी। जैसे मान लीजिए उसने पूछा कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी और आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। आपने कहा कि हाँ सर, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में जिस तरह का आतंकवाद था, तालिबान जिस तरह से वहां अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, उस मामले में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का आना ठीक है। उसी पर उसने सवाल पूछा कि ठीक है, मान लीजिए भारत में भी कश्मीर के मामले में आरोप लगे कि भारत सरकार कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही, क्या यहां भी सेना भेजना चाहिए? आप कहेंगे सर यहां सेना नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? आप कहेंगे सर यहां चुनाव होता है। आप कुछ और बात बताएंगे। अब उसने आगे बात आपसे पूछी कि भाई चुनाव तो होता है लेकिन उसमें परसेंटेज तो बड़ा पार्टिसिपेशन का लो रहता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां भी अगर इतनी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, लोग इतना विरोध कर रहे हैं भारतीय राज्य भारतीय सेना का, तो उसी तरीके से ग्लोबल पावर्स को यहां भी इंटरवीन करना चाहिए। इसका अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते और आप अफगानिस्तान के मामले में एक स्टैंड लेते हैं और भारत के मामले में दूसरा, तो फिर इसका जवाब सत्यनिष्ठ नहीं है। आपने जवाब दे दिया, जवाब तो दे ही देते हैं आप, लेकिन आप में जवाबों में संगतता नहीं। आपने जब अफगानिस्तान का सवाल पूछा गया तभी यह नहीं सोचा कि क्या वैसा ही कोई मामला भारत में भी किसी क्षेत्र में आएगा, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, कश्मीर में, तो आप उसी आधार पर क्या इसका समर्थन करने के लिए तैयार होंगे? और अगर नहीं होंगे तो अफगानिस्तान के लिए फिर आपको कोई और आधार ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज इंटीग्रिटी का है। उसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट का नॉलेज, आपकी ओपिनियन की क्वालिटी, आपको बेसिक बातें कितनी पता है,
बहुत गूढ़ नॉलेज आपके पास नहीं, इससे इंटरव्यू में अंक नहीं कम होता। बेसिक बातें, आपका पेपर है पीजी में, आपने पीजी किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ, उन्होंने पूछा कि बायोलॉजी में कितने पेपर थे तुम्हारे और तुम ये बता नहीं पाए। इसका मतलब एक आदमी जो डिग्री करके आया है उसके बारे में सामान्य जानकारी नहीं रखता, तो फिर ये मामला ठीक नहीं, ये एप्टीट्यूड का मामला होगा। तो मतलब आपके अंदर एक तरह से एप्टीट्यूड ही नहीं है कि आप जानकारी डिटेलिंग पर ध्यान दें। तो ये जो पूरा इंटरव्यू है उसमें भी आपका जो प्रमुख मूल्य है वो इंटीग्रिटी है, और उसके बाद फिर एप्टीट्यूड है, फिर आपके ओपिनियन की परीक्षा है, और इस तरीके से अलग अलग आधारों पर आपके मार्क्स जोड़े जाते हैं और उसके आधार पर तय होता है कि आपको कितने अंक मिलेंगे। जनरली आप पर्सनालिटी टेस्ट में तैयारी क्या करते हैं? जनरली आप पर्सनालिटी टेस्ट में तैयारी करते हैं केवल तथ्यों की, ओपिनियन की। सामान्य तौर पर आप तैयारी करते हैं तथ्यों की, इंटरव्यू में जाते समय आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय भी बनाकर जाते हैं, लेकिन उन रायों में कभी आपने ये टेस्ट नहीं किया होता कि हम जो 7 बातों पर राय बना रहे हैं, क्या ये बातें आपस में, हमारी राय जो है वो आपस में संगत है, या हम जैसे अलग अलग मामले बदल रहे हैं उनमें अपनी राय के आधार बदल दे रहे हैं। ठीक वैसे ही यूपीएससी के इस पेपर में, वहां तो इंटरव्यू में मेंबर्स के पास और बोर्ड के चेयरमैन के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि हो सकता है 2 राय आपसे पूछे और कोई 2 दूसरी राय पर जवाब ले किससे, दूसरे बच्चे से, इसलिए वहां मूल्यांकन में थोड़ा क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है। लेकिन ये पेपर ऐसा है इथिक्स का जहां हम सबसे एक ही सवाल पूछेंगे और एक ही सवाल पूछकर टेस्ट करेंगे कि एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी आपके भीतर है या नहीं है। तो ये पेपर एक तरीके से आपके ज्ञान का पेपर भी है, एथिकल नॉलेज का पेपर भी है, ये पेपर ये जानने का पेपर भी है कि आप में एप्टीट्यूड है या नहीं, एप्टीट्यूड क्या होता है अभी बताऊंगा। और तीसरा, ये पेपर ये जांचने का भी है कि जो जवाब आप देते हैं, जो केस स्टडी लिखते हैं आप, जो थियोरेटिकल सवालों का जवाब देते हैं, वो आपने रट के तैयार तो नहीं किया है। जो जवाब निष्कर्ष के तौर पर आप दे रहे हैं उसके लिए बनाए गए आधार वाक्यों में आपस में संगतता कितनी है, वो इंटीग्रिटी है। तो 3 बातों की इथिक्स में आपको जानकारी होगी और उन तीनों बातों के आधार पर आप उत्तर लिखेंगे तो आपको अंक ज्यादा मिलेंगे। आप ज्ञान के तत्व तक ज्यादा जोर देंगे तो मैंने पहले भी कहा ज्ञान आपको अच्छा है तो 110, 115, 120 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका मामला ज्ञान से आगे का है, आप सत्यनिष्ठा, संगतता वगैरह की समझ भी रखते हैं, ये अच्छे विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, तो आपको 140-45 नंबर तक मिल जाएंगे। और अगर आप में ज्ञान की कमी है, इंटीग्रिटी भी नहीं है, तो फिर आप 80 से 100 के बीच की रेंज में रहते हैं। तो 3 रेंज प्राय आपको दिखेगी। एक वो जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ज्ञान का दायरा भी एक जैसा है, आईक्यू भी उनका अच्छा है, एक ही तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए हैं, साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। उनमें 2 विद्यार्थियों में अगर अंकों का अंतर आप पाते हैं तो ज्ञान के कारण नहीं होता, क्योंकि वो एक ही तरह के सोर्स से तैयारी कर रहे होते हैं। कम बेस थोड़े बहुत उदाहरणों में ही थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसमें अंतर आता है फिर इंटीग्रिटी से, कि आप में उत्तरों की संगतता कितनी है और कितनी कम है, वो उसके आधार पर अंक बदलते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको एक इंसाइट भी देगा कि आपको यूपीएससी के इथिक्स के सवालों का जवाब देते समय केवल एथिक्स का आइडिया नहीं रखना, बल्कि जो यूपीएससी के लिए जरूरी एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से भी आंसर लिखने हैं। तो चलिए इस बैकग्राउंड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एप्टीट्यूड होता क्या है, इसका इन बातों से अंतर क्या है, इसकी सिविल सेवा में भूमिका क्या है और नैतिकता से इसका क्या संबंध है। पहली बात से शुरू करते हैं। एप्टीट्यूड का आशय क्या है, व्हाट डू मीन बाय एप्टीट्यूड? अभिक्षमता या अभिरुचि है क्या? अभिक्षमता या अभिरुचि क्या है, कोई बताएगा? कोई पढ़ के आया हो, किताब से देख के आया हो, गाइड देखा हो? कोई नहीं पढ़ के आता है? हाँ बताओ। अच्छा,
योग्यता और निपुणता, जिससे हम शारीरिक मानसिक क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। और कोई? अच्छा, विषय वस्तु के प्रति जानने की जिज्ञासा। अभिरुचियों का विकास किया जाता है कि जन्मजात होती है? हाँ, प्रशिक्षण द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। कितने लोग मानते हैं कि ये जन्मजात होती है? 4 लोग। कितने लोग मानते हैं कि अर्जित की जा सकती है? काफी लोग। ठीक है, चलिए देखो, अभी क्षमताएं जन्मजात होती, ये अर्जित नहीं की जाती। इसलिए फैक्चुअल तरीके से थोड़ा पढ़ाई करोगे तो उसका फायदा मिलेगा। माना ही जाता है कि नेचर ने इंसानों को अलग अलग तरह की एबिलिटी के साथ पैदा किया है। जैसे हमको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखाई देती है अपने पारिस्थितिकी तंत्र में, उसी तरह की डाइवर्सिटी नेचर ने मनुष्यों में भी क्रिएट की है। उनके रंग में, उनकी आकृति में। तुम देखते हो कि 2 मनुष्यों का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं है। नेचर रिपीटिशन नहीं करता है। हर चीज में नेचर ने क्या कर रखा है? अंतर कर रखा है। तो एक आइडिया है कि हर मनुष्य यूनिक है। इसी पर आगे चलकर उदारवाद नाम की विचारधारा खड़ी हुई, जिसको व्यक्तिवाद कहते हैं। कि जब हर मनुष्य यूनिक है दुनिया में, तो फिर इसका मतलब है कि समाज, राज्य इनको नहीं बताना चाहिए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को खुद तय करना चाहिए कि उसको क्या करना हो। क्योंकि अगर 4 मनुष्य एक जैसे हों, 50 मनुष्य एक जैसे हों, 1 करोड़ मनुष्य एक जैसे हों, तो उनके लिए नियम कैसा हो जाएगा? एक शिक्षा कैसी हो जाएगी? एक चयन कैसा हो जाएगा? एक। लेकिन अगर दुनिया के हर मनुष्य अलग अलग है तो कोई नियम काम, सभी मनुष्यों के लिए कोई नियम काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं एटॉमिज्म, परमाणुवाद। कि मनुष्यों को परमाणुओं की तरह ट्रीट करो। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग है। इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। और हर व्यक्ति कैसे अलग है? हर व्यक्ति अलग है नेचर की दी हुई अलग अलग क्षमता से। ये क्षमता उसमें अलग अलग। तो क्या करना चाहिए हमको? हमको समाज से, संस्कृति से बताना चाहिए कि इंसानों को क्या बनना चाहिए, या फिर हमको उनकी क्षमताओं के आधार पर तय करने देना चाहिए कि उनको क्या काम करना चाहिए? क्षमताओं के आधार। और क्षमताओं के आधार पर तय करने देना चाहिए तो उनको क्या देनी चाहिए? उनको देनी चाहिए आजादी, चयन की स्वतंत्रता। इसी चयन की स्वतंत्रता को, जिसको लिबर्टी कहते हैं आप, लिबर्टी, इसी लिबर्टी के मूल्य से बना लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं उदारवाद। उदारवाद खड़ा है लिबर्टी के मूल्य पर। पहले भी आपको बताया था कि अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगी हुई है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब है कि अमेरिकी राज्य स्वतंत्रता पर खड़ा है, और स्वतंत्रता का मतलब अमेरिका व्यक्तिवाद पर खड़ा है। कई बार तुम रेस्तरां में जाते हो खाना खाने, और तुम्हारा कोई दोस्त कहता हो कि अमेरिकन स्टाइल में आज बात होगी। इसका मतलब सब लोग अपना अपना पेमेंट करेंगे और सब अपने खाने का चयन अलग अलग करें। अगर खाने का चयन सब अलग अलग करें, पेमेंट सब अपना अलग अलग करें, तो हमने क्या कर दिया? सभी व्यक्तियों की रुचियां अलग अलग हैं। सब व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो अपना अपना खाएं, अपना अपना पे करें। इसको अमेरिकन स्टाइल कहते हैं कि आज अमेरिकन स्टाइल में हम लोग रेस्तरां जाएंगे। तो ये जो आइडिया है उदारवाद का, ये आइडिया इसी अभिक्षमता पर बेस्ड है। इसी को तुमको एक बार पढ़ाया था गांधी में, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, स्वतमूलक व्यक्तिवाद। इंडिविजुअलिज्म नाम की विचारधारा जो इंडिविजुअल को इकाई मानती है, वो मानती है कि मनुष्य एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग है, और हर मनुष्य के पास एक निजी क्षमता है।
उसी निजी क्षमता का प्रयोग करके कहा था अगर आप संसाधन बनाएंगे तो संसाधन कैसा होगा? निजी होगा। इसलिए संपत्ति का अधिकार कैसा होगा? निजी होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में मनुष्य अलग अलग क्षमताएं लेकर पैदा हुए। ये कॉन्सेप्ट उदारवाद ने तो व्यक्तिवाद के संदर्भ में अपनाया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है। मनोविज्ञान में तो नया है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है। जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था मानती थी कि 4 तरह के क्षमताओं के साथ मनुष्य पैदा होते हैं। और ये 4 तरह की क्षमताएं कहां से आती हैं? कहते हैं सत्व, रजस और तमस गुण से। सांख्य नाम का एक दर्शन था भारत में जो कहता था प्रकृति से हमारे शरीरों का निर्माण हुआ है और प्रकृति बनी है सत्व, रजस और तमस गुण से। सत्व गुण ज्यादा होगा तो शिक्षा की, आध्यात्मिकता की क्षमता बढ़ जाती है, ब्राह्मण बनता है उससे। तमस गुण ज्यादा होगा तो शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, उससे शूद्र बनेगा। तो जो ब्राह्मण और शूद्र का सिद्धांत तो कैसा था? जन्मजात। जन्म से ही एक आदमी क्या होता है? ब्राह्मण। जन्म से एक आदमी शूद्र होता है, क्योंकि जन्म से सत्व और तमस गुण अलग अलग है। इसी का एक दूसरा मॉडल ग्रीक परंपरा में था, जहां प्लेटो कहता है कि एक राज्य में 4 वर्ग होंगे। वर्ग तो 3 बनाता है, चौथा पहले से था। कहता है 3 वर्ग होंगे। एक वर्ग होगा दार्शनिक राजाओं का, फिलोसफर किंग। दूसरा वर्ग होगा स्पिरिट का तत्व जिनमें ज्यादा है, ऐसे योद्धाओं का। और तीसरा वर्ग होगा जिनमें क्षुधा, एपेटाइट ज्यादा है, ऐसे उत्पादक वर्ग का। तो एक में कहता है तत्व ज्यादा है विजडम का, विवेक का, वो बनेंगे राजा। जिनमें तत्व ज्यादा है स्पिरिट का, वो बनेंगे योद्धा। और जिनमें तत्व ज्यादा है क्षुधा का, एपेटाइट का, वो बनेंगे उत्पादक। और ये कैसे होगा? तीनों तरह की क्षमताएं प्लेटो मानता है जन्म से लोगों में। हमको क्या करना है? बस शिक्षा प्रणाली के द्वारा इन क्षमताओं को पहचान लेना है, किसमें कौन सी क्षमता है। परीक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? परीक्षाएं लेकर हम लोगों की क्षमताओं की पहचान करते हैं। आज भी तुम्हारी जितनी अलग अलग तरह की टेस्ट होती है, अलग अलग तरह की परीक्षा होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सब यही पहचानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर मेडिसिन पढ़ने की क्षमता है या नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ने की क्षमता है या नहीं। इंजीनियर तो तुम बनोगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाएं किसको? क्या माना जाता है? सबको इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करवा सकते। सब इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, सब डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। ऐसे हर क्या करते हैं? हर तरह की चीज के लिए हम लेते हैं पहले टेस्ट, और टेस्ट करके स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन सा आदमी किस काम के लिए बना है। जिस काम के लिए बना होता है, टेस्ट में जब पास हो जाता है तो हम उसको वही पढ़ाई करवाना शुरू करवा देते हैं। कहते हैं ये लोग आईआईटी में जाने के लिए बने थे, फिर इसलिए ये लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। ये नीट से आए, फला से आए, इनको हम मेडिकल पढ़ाएंगे। ये क्लैट से आए, इनको हम लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सीयूईटी से आए, इनको हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में पीजी और यूजी करवाएंगे ना। तो ये जो आपका अलग अलग टेस्ट है, ये इसी तरह की परीक्षा पर बेस्ड है कि किसमें कौन सी जन्मजात क्षमता है। जिस जन्मजात क्षमता के साथ अगर किसको जोड़ दिया जाए, प्रशिक्षण। अगर एक आदमी में इंजीनियरिंग पढ़ने की जन्मजात क्षमता है और उसको इंजीनियरिंग का क्या दे दिया जाए? प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो वो कुशल इंजीनियर बन जाएगा। उसमें इंजीनियरिंग का हुनर पैदा हो जाएगा, उसमें इंजीनियर की योग्यता पैदा हो जाएगी। इसका मतलब 2 व्यक्तियों को हम एक ही चीज पढ़ाएं, एक व्यक्ति में योग्यता पैदा होगी, दूसरे में या तो नहीं होगी या बहुत लो लेवल की होगी। आप ये देखते हैं यूपीएससी की पढ़ाई करने भी लाखों विद्यार्थी कोचिंग में आते हैं, लेकिन सफल सब नहीं होते। सबको एक ही तरह की भाषा टीचर बोल के पढ़ाता है क्लास में, क्लास 5th में, 6th में, यूपीएससी छोड़ दीजिए, क्लास 5th में, 6th में, 7th में एक तरह की भाषा, एक तरह की ट्रेनिंग। लेकिन एक बच्चे का गणित में आता है 90 नंबर और दूसरे का आता है 50 नंबर। एक का हिंदी साहित्य में या हिंदी लैंग्वेज में नंबर आता है 95, दूसरे का आ रहा है 65। इसका मतलब दोनों के एक ही तरह का प्रशिक्षण देने के बावजूद अंकों में क्या है? अंतर। तो अगर प्रशिक्षण से क्षमता पैदा होती तो क्लास 1 से उसी स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों का प्रशिक्षण अलग अलग, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन उनमें जो क्षमता पैदा हो रही है, योग्यता पैदा हो रही, हुनर पैदा हो रहा, कैसा है? अलग अलग। ये कॉन्सेप्ट जो कहता है सारे मनुष्य एक तरह के कामों के लिए नहीं बने, इसलिए
अगर आपने गलत मनुष्य को किसी गलत काम के लिए चुन लिया तो दो नुकसान होगा। एक नुकसान होगा उस मनुष्य का जिसको आपने उस काम के लिए चुन लिया, क्योंकि उसकी सफलता की संभावना घट जाएगी, उसमें हुनर नहीं आ पाएगा, कौशल नहीं आ पाएगा, तो उसकी आय कम हो जाएगी, जीवन में तरक्की की संभावना घट जाएगी, विकास की संभावना घट जाएगी। और दूसरा, जिस संस्था में आपने उसको भेज दिया, क्योंकि उस संस्था के लिए वो बना नहीं था, तो संस्था भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। अगर हम इंजीनियरिंग में भाई भतीजावाद से, सीट बेच के, डोनेशन से, कैपिटेशन फी से क्या कर दें, भर्ती करना शुरू कर दें, तो इंजीनियरिंग पढ़ तो लेंगे वो, लेकिन इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद वो इंजीनियरिंग में जब जाएंगे तो जिस संस्था में वो इंजीनियर बनेंगे उस संस्था की गुणवत्ता क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। और राज्य में जो इंजीनियरिंग सेवाएं होंगी उनसे जो उत्पन्न होने वाली उत्पादकता है उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या मानता है, हर आदमी हर चीज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं राइट पर्सन एट राइट प्लेस। हर आदमी के लिए एक राइट जगह है, अगर वो आदमी उस जगह के लिए नहीं है तो राइट पर्सन नहीं है। व्यवसाय के लिए राइट पर्सन भेजो, सिविल सेवा के लिए राइट पर्सन भेजो, राजनीति के लिए राइट पर्सन भेजो, क्योंकि ये संस्थाएं अपने आप को खुद नहीं चलाती। तुम संविधान कितना ही अच्छा क्यों न बना दो, तुम संसद कितनी अच्छी क्यों न बना दो, संसद अपनी अच्छाई बचा पाएगी कि नहीं, संविधान अपनी अच्छाई बचा पाएगा कि नहीं, ये संविधान और संसद नहीं तय करेंगे। ये तय होगा इस बात से कि संसद को चलाने वाले लोग कौन से, संविधान को लागू करने वाले लोग कौन से। सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए, संस्थाओं के लक्ष्यों को व्यवहार में लाने के लिए मनुष्यों की जरूरत पड़ती है। और अगर मनुष्यों में उसी तरह की क्षमता है जिस तरह की संस्था है, तो मनुष्य उस संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं या संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाती है, अन्यथा नहीं। इसलिए माना जाता है कि अभिक्षमता दो स्तर पर रोल प्ले करती है, एक व्यक्ति के अपने स्तर पर और दूसरी जिन संस्थाओं में व्यक्ति जा रहा है उन संस्थाओं के लक्ष्यों के स्तर पर। तो हमको क्या करना चाहिए तब किसी भी संस्था का सदस्य बनने से पहले कोई एक ऐसी टेस्ट करना चाहिए, कोई ऐसा टेस्ट करना चाहिए, कोई ऐसी परीक्षा लेनी चाहिए जिससे हम पता लगा पाए कि तुम उस संस्था के लिए सही मेंबर हो या नहीं। तो हर आदमी सिविल सेवक नहीं बनना चाहिए। अगर गलत लोग सिविल सेवक बन गए तो फिर वो उस संस्था में सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना कटा देंगे। जैसे उदाहरण सुनो, आदमी अच्छा खराब नहीं होता, हर आदमी एक खास चीज के लिए अच्छा है, दूसरी चीज के लिए खराब। एक एग्जांपल मैं ऐसा देता हूं सर, मान लो एक आदमी बहुत दयालु है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें बहुत ज्यादा है, पढ़ाया था ना, इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, करुणा वाला है, और उसमें भौतिकतावाद बहुत कम है, परार्थवाद बहुत ज्यादा है, आध्यात्मिकतावाद बहुत ज्यादा है, दूसरे के कष्ट को देख के द्रवित हो जाता है। इस आदमी ने एक हाईवे पर ढाबा खोल लिया। आदमी शानदार है, परार्थवादी है, दयालु है, करुणामयी है, इमोशनल इंटेलिजेंस का काफी हाई है। इसने खोला ढाबा, 2 लाख की पूंजी लगाई, बर्तन खरीदने में, सारा किचन का जो सामान है इसेंशियल उसको खरीदने में ढाबा खोला, 1 लाख रुपया एक पूंजी रखी बैकअप में और ढाबे का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के दिन संयोग से बहुत सारे ट्रक और बहुत सारे कार वाले रुके, नया ढाबा था खाना खाने के लिए, तो साथ में कुछ अगल बगल से गरीब भिखारी भी और कुछ गरीब लोग भी, कुछ रिक्शे वाले, खोमचे वाले, वो भी खाना खाने आ गए। अब ये आदमी दयालु है, इसने कार वालों, ट्रक वालों से तो पूरा पैसा लिया, 100 रुपए की थाली का 100 रुपए चार्ज किया। लेकिन जब इसने देखा कि कोई ठेला चलाने वाला आया, गर्मी में पसीना बहाता हुआ ढाबे के सामने रुका, तो इसने कहा कि इस आदमी को 30% डिस्काउंट दो, 70 रुपए में थाली दे दो। इसका कुल प्रॉफिट 20% है, इसने अपने लागत में से भी 10% सब्सिडी दे दी, क्योंकि दयालु है। कुछ भिखारी आ गए जिनके पास पैसा ही नहीं, इसने कहा चलो कुछ भिखारियों को तो फ्री में खाना खिलाओ।
इनके पास पैसा नहीं। उन्होंने आके रिक्वेस्ट किया कि 2 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, खाना खिलाओ। अगले दिन जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि एक ढाबा खुला है, उसमें अगर आप भिखारी हो तो फ्री में खाना मिलता है। और ढाबा सवेरे 9 बजे खुला। खुलने से पहले देखा कि भिखारियों ने लंबी लाइन लगा रखी। अब ये करुणामयी आदमी तो ऐसा तो है नहीं कि कल करुणा आई थी आज नहीं आएगी, करुणा है तो कल आई थी तो आज भी आएगी। गरीब लोगों को देखा, करुणा उत्पन्न हो गई, इसने कहा चलो यार खिला दो खाना, फ्री में खाना खिला दिए। अब तो भिखारी गरीब आस पास के 20-20 किलोमीटर दूर से वही ढाबे के पास की सड़क, वहां भी सड़क पर सोते थे, उनका सड़क पर तो सोना ही, ढाबे के पास सो, उठते ही सवेरे लाइन में लग जाओ, 2 जून का खाना गारंटीड है। इस करुणामयी आदमी ने 1 महीने तक भिखारियों को खाना खिलाया। अपनी लागत को भी छोड़कर 1 लाख रुपया जो बैकअप में रख के ढाबा खोल के चला था, खत्म हो गया। किचन का सामान भी सारा खत्म हो गया। और दूसरा महीने तक आते आते कुछ उधार लिया 50,000, वो भी दूसरे महीने खत्म हो गया और ढाबा बंद हो गया। अच्छा आदमी है, लेकिन ये व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है। व्यवसाय के लिए तो वो आदमी अच्छा है जो लाभ से समझौता नहीं करेगा, जो प्रॉफिट को कभी नहीं छोड़ेगा। मैं कोचिंग चलाऊं और कोई आदमी आ जाए कह दे कि मैं बहुत गरीब हूं, और मैं कह दूं कि फीस ही छोड़ दूंगा, तो फिर मुझे गुरुकुल खोलना चाहिए, कोचिंग नहीं, और मुझे फ्री में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बच्चा आ रहा है उससे मैं फीस ले रहा हूं 1 लाख, दूसरा आ रहा उससे ले रहा हूं 80,000, तीसरा आ रहा उससे ले रहा हूं 50,000। तो अपनी क्लास में ही अगल बगल सीट पर जो बैठे बच्चे हैं उनमें से 1 लाख दे के आया, बगल वाला 50,000 दे के आया। क्या कर रहा हूं मैं, बाजार में भेदभाव कर रहा हूं, जबकि बाजार भेदभाव के लिए नहीं है। ये राज्य का काम है, कल्याणकारी राज्य का काम हो सकता है, ये बाजार का काम नहीं है। बाजार इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो कोई आदमी व्यवसाय कर रहा हो, दुकान खोल के बैठा हो, आप बिजली का स्विच खरीदने जाएं, अमीर आदमी को बिजली का स्विच दे 25 रुपए में, गरीब को दे दे 15 रुपए में, आप उस दुकानदार को दुकानदार वो ठीक होगा जो एक दाम में सबको स्विच देगा। गरीब को ही 15 रुपए में, अमीर को ही 15 रुपए में, या उसको भी 25 में तो इसको भी 25 में। तो ये आदमी कैसा है, करुणामयी होने के कारण ये आदमी लाभ छोड़ रहा है, और व्यवसाय लाभ के बिना संभव नहीं। परिणाम स्वरूप ढाबे में इसके जितने लोगों को रोजगार मिला सब खत्म हो गया। ऐसे लोग अगर राज्य की सारी इकोनॉमिक गतिविधि चलाने लग जाएं तो राज्य की सारी उत्पादकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसका तो आदमी अच्छा था, लेकिन व्यवसाय के लिए ठीक राइट पर्सन नहीं था। तो एथिकली तो अच्छा आदमी था, व्यवसाय के लिए ठीक नहीं। दूसरी तरफ सिविल सेवा में जाने के आकांक्षी कुछ युवक और युवतियां, ये कैसे, ये जाना चाहते हैं सिविल सेवा में, जहां सेवा करनी, तो क्या होना चाहिए इनमें, करुणा, दया, परोपकार का भाव, निस्वार्थ सेवा का भाव। लेकिन ये तो है व्यवसायी, ये तो सिविल सेवा में जा रहे हैं किस लिए, लाभ कमाने। वो आदमी कौन सा था, वो करुणामयी था, ढाबा चला रहा था। और यहां जो लाभ कमाने वाले लोग हैं, जिन्होंने टारगेट बना रखा है कि नौकरी खत्म होते होते तो 100 करोड़ का कम से कम टारगेट है, वो जा रहे हैं सिविल सेवा में। तो ये लोग खराब है क्या, खराब नहीं है, लेकिन इनको व्यवसाय करना चाहिए था। अगर ये लोग व्यवसाय करते और जिनमें 100 करोड़ कमाने की इच्छा है तो क्या करते, ये उत्पादन बढ़ाते। ये स्वार्थी लोग हैं, इनमें क्षुधा बहुत ज्यादा है। तो प्लेटो क्या कहता है, जिनमें क्षुधा ज्यादा उनको क्या बनाओ, उत्पादक वर्ग बनाओ। प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक राजा बनेगा वो तो बैरक में रहेगा, राजमहल में नहीं, बैरक में। क्योंकि विवेकशील व्यक्ति जो है उसको भौतिक उपलब्धियों से कोई लगाव, तो संसाधन का उपभोग क्यों करेगा, इसलिए उसको कोई संपत्ति मिलेगी नहीं। प्लेटो का राजा कैसा राजा है, उसको कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। और राजा एक नहीं होगा, राजाओं का वर्ग होगा, क्लास ऑफ किंग्स। सारे किंग्स मिलकर, जिनमें विवेक ज्यादा होगा, ये झुग्गी बस्ती की तरह की बैरक्स में रहेंगे, 2 जोड़ी कपड़े में रहेंगे और निर्णय लेंगे। चूंकि इनमें भौतिकतावाद नहीं है, लालच नहीं है, इसलिए जो निर्णय लेंगे उसमें हितों का टकराव
नहीं होगा। इनका अपना कोई हित, तो निर्णय किसके लिए लेंगे? तब जनहित में केवल। प्लेटो ऐसा कहता था। उसी तरीके से क्या मानता था वो कि कुछ ही लोग हैं जो निर्णय लेने के लिए बने हैं, सब लोगों के लिए निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। इसका मतलब प्लेटो व्यवसायियों को अनैतिक नहीं मानता था, लेकिन मानता था कि व्यवसायी निर्णय नहीं ले सकते और निर्णय लेने वाले लोग व्यवसाय नहीं कर सकते। ठीक वैसे आपको लेना है जनता के लिए निर्णय। जनता कैसी? वंचित आदमी के लिए निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए हमारे अंदर? करुणा। और आप कैसे आदमी हैं? आप तो स्वार्थी आदमी हैं, तो आप वंचित वर्गों की वंचना से प्रभावित, क्योंकि सिविल सेवा को तो आप अपने उत्थान का अवसर समझते हैं। तो व्यवसाय में आप जाते तो ठीक होते, लेकिन सिविल सेवा के लिए आप ठीक नहीं। उस आदमी ने ढाबा बंद करवा दिया, आप सिविल सेवा बंद करवा देंगे। तीसरा आदमी राजनीति में जा रहा है। राजनीति किसके लिए होती है? जनता की सेवा के लिए। लेकिन आज आप देखिए, जितने लोग राजनीति में जा रहे हैं, इनका कॉलेज है, इनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इनके पेट्रोल पंप्स हैं ना, इनके गैस स्टेशन हैं ना, इनका जमीन का बिजनेस है, इनका रेत का बिजनेस है। ठीक है, क्या कर रहे हैं सब? व्यवसायी। व्यवसायी कैसा होता है? स्वार्थी। क्या किया व्यवसायी ने? लाभ कमाया है। लाभ कैसे कमाया? क्योंकि वो स्वार्थी। वो व्यवसायी जो स्वार्थी है, खराब नहीं है, ये उत्पादन के लिए बढ़िया है, राज्य की समृद्धि में क्या कर रहा है? ये योगदान दे रहा है। लेकिन ये व्यवसायी तो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा, क्योंकि अगर ये निस्वार्थ भाव वाला आदमी होता तो संपत्ति बना ही नहीं पाया होता। इसने हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ का अंपायर खड़ा किया। कर्नाटका में कोई डी के शिव कुमार है, कोई जनार्दन रेड्डी है। सैकड़ों, 500 करोड़ तो जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दी। 500 करोड़, इंडिया की सबसे महंगी शादी थी। ठीक है, 500 करोड़ शादी में जो खर्च कर सकता है बेटी के, वो विधायक और मंत्री। तो क्या इसमें निस्वार्थ भाव है? निस्वार्थ भाव नहीं तो व्यवसायी कहां आ गया? राजनीति। तो राजनीति को क्या कर देगा? राजनीति को बना देगा व्यवसाय। उसने व्यवसाय को बना दिया सेवा। किसने? ढाबा खोलने वाले आदमी था। व्यवसाय करने क्या लगा? सेवा। तो ढाबा बंद हो गया। इधर आप राजनीति है सेवा, इसको बना देंगे व्यवसाय, तो राजनीति क्या होगी? उसकी गुणवत्ता खत्म होती, उसकी स्वीकारता खत्म होती चली जाएगी। आज पब्लिक क्या कहती है? सब नेता चोर हैं, सब पॉलिटिशियन भ्रष्ट हैं, राजनीति गंदी है। क्या 1952 में जब नेहरू, शास्त्री, राजगोपालाचारी ये पॉलिटिक्स में थे तो लोग कहते थे क्या नेता चोर है? कहते थे? कहते सब नेता चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं, राजनीति गंदी, ऐसा कहते थे? 52 में तो ऐसा नहीं कहते थे। तो 52 में और 2023 में क्या बदल गया? 52 में जो लोग राजनीति में आए थे, कौन से लोग थे? व्यवसायी थे। क्या राजगोपालाचारी का गैस स्टेशन था? राजगोपालाचारी कोई ढाबा चलाते थे? नहीं। नेहरू अपने पिताजी के जमीन का व्यवसाय संभाल रहे थे? नहीं। शास्त्री कहीं रेत का खनन करवा रहे थे? नहीं। केवल एक ही काम कर रहे थे, क्या? जनता की सेवा। और क्या किया था? अपनी भारी भरकम पैतृक संपत्ति का मोह त्याग कर कहां गए थे? जेल। अपनी चलती हुई वकालत छोड़ के पटेल कहां आ गए? राजनीति में। तो लोग व्यवसाय छोड़ के राजनीति में आते थे, और आज व्यवसायी व्यवसाय करके राजनीति में आ रहे, और राजनीति करने के बाद और व्यवसाय बढ़ा रहे। इसका मतलब इन लोगों में एप्टीट्यूड नहीं है। तो हमारी सारी संस्थाएं क्यों चरमरा रही हैं? क्योंकि गलत लोग संस्थाओं में शामिल हो रहे हैं। सिविल सेवा में गलत लोग जा रहे हैं, व्यवसाय में गलत लोग जा रहे हैं, राजनीति में गलत लोग जा रहे हैं। अगर हर जगह गलत लोग जाएंगे तो सारी संस्थाओं की गुणवत्ता खराब होती चली जाएगी। इसलिए क्या आइडिया है कि जन्मजात क्षमता जिसमें जिसकी हो, उसको पहचान कर उसी आधार पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम दिया जाना चाहिए। प्राचीन काल में इसी तरह का आइडिया प्लेटो में दिखाई देता है, इसी तरह का आइडिया भारत में वर्ण व्यवस्था में दिखाई देता है। ठीक बात है कि हम आज वर्ण व्यवस्था के गैर साइंटिफिक आइडिया को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में कोई परीक्षा और इच्छा नहीं होती थी। लेकिन आज हम अगर संस्थाओं को सफल बनाना चाहते हैं, और हम ये मानते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे से अलग हैं, ट्रेनिंग देकर, एक समान ट्रेनिंग देकर भी हम एक तरह की क्षमता लोगों में उत्पन्न नहीं कर पाते, एक तरह का कौशल योग्यता उत्पन्न नहीं कर पाते,
इसको हमने शिक्षा प्रणाली से देख लिया। एक कक्षा में एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, परिणाम सबका अलग अलग, अलग अलग विषयों में नंबर सबके अलग अलग हैं। एक तरह की क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी एकेडमी में दिल्ली में, लेकिन सबको विराट कोहली नहीं बना पा रहे हैं। एक तरह की गायन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लता मंगेशकर ट्रेनिंग से नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग से आप में हर तरह की योग्यता का विकास करना संभव नहीं है। भारत में देखो, सारी टीम जोड़ लोगे, आईपीएल आईपीएल समेत, रणजी, देवधर ट्रॉफी ना, फला ट्रॉफी, सारा जोड़ लो तो पाओगे 700-600 खिलाड़ी टोटल होंगे जो अलग अलग टीम में जगह बना पाते। अब भारत में क्रिकेट खेलने वाले अलग अलग एकेडमीज में बच्चों की संख्या 5-10 लाख होगी। 5-10 लाख लोग खेलते हैं और केवल 600-700 लोग टीम में जगह बना पाते। उन्हीं की एकेडमी से कोई एक लड़का निकल पाता, बाकी नहीं निकल पाते। इसका मतलब है कि सब में क्या है, ट्रेनिंग का अंतर नहीं है। ट्रेनिंग का अंतर नहीं है, अंतर किसी और बात का है। यही जो बात है इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता। अब ये अलग अलग तरह की होती है, बहुत सारे तरह की। अब हमने अभिक्षमताओं की पहचान कर ली। जैसे एक है स्पेशियल एप्टीट्यूड, स्पेशियल एप्टीट्यूड। एक है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। एक है लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड। अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड, बहुत सारे ऐसे। तुम्हारे नोट्स में जरूर इसका प्रकार लिखा गया, इसलिए मैं बहुत फैक्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं एक दो एप्टीट्यूड के बारे में तुमको बता रहा। तुमने पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुना होगा, जो नहीं सुना है वो जल्दी से जल्दी सिविल सेवा की अपनी तैयारी पर पुनर्विचार कर लें। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। कहां से आते थे, किस राज्य से? दक्षिणी भारत से आते थे। दक्षिणी भारत एक जगह है क्या? मैं पूछूं लालू प्रसाद कहां से आते हैं तो कहोगे उत्तर भारत से आते हैं क्या? ऐसा बताते हो? पूछता हूं लालू प्रसाद कहां से, बता दो बिहार। अब पूछता हूं नरसिम्हा राव कहां से आते हैं, कहते हैं दक्षिण भारत से आते हैं। ये क्या उत्तर? यही तो दक्षिण भारत वाले कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो है, ये उत्तर भारत वाले, उनको लगता है कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला सब एक ही है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो और खराब हालत है। मणिपुर, मिजोरम सबको कहते थे हम नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग। अरे मणिपुरी अब मिजो आदमी में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग क्या करते हैं, यहां कह दे कोई आदमी ऐसे ही, राजस्थानी आदमी कहते तुम बिहारी हो, चिढ़ जाएगा, क्या हमको बिहारी कैसे कह दिए तुम? हम तो जोधपुर से, जैसलमेर से आए हैं, राजस्थानी हैं, बिहारी थोड़े। बिहार वाले को भी कह दो कि तुम मध्य प्रदेश के हो, वो भी चिढ़ जाए, कहेगा नहीं मध्य प्रदेश के कैसे हैं, बिहार से हैं, बांका से आए, ठीक है। तो यहां जरा पहचान बदल के देखो। अब वहां तुम नागालैंड के आदमी को, मिजोरम के आदमी को, एक दूसरे से 250-300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर के आदमी को बता रहे हो एक ही है। वहां झगड़ा कर रहे हो आपस में कि मणिपुर में भी सब एक नहीं है। अब यहां करें मणिपुर तो छोड़ो, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सब एक ही है। इसीलिए भारत में एकता में बड़ी बाधा है। भारत में कल्चरल डोमिनेंस है। उत्तर भारतीयों को लगता है कि पूरे भारतीय राज्य का सब कुछ यही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से बनता है, यही भारत है। अब बाकी सब जो हैं पिछलग्गू हैं, वो सब अपना अपना हमारे अंदर समाहित करते हैं जो कुछ है। अब बताइए, भारत के प्रधानमंत्री का राज्य, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले क्लास में 60-70% बच्चे नहीं जानते। आंध्र प्रदेश। चलिए, किसी ने फुसफुसाया, दूसरे ने सुना, 5-6 लोगों तक बात पहुंची, तो 10 लोगों ने आंध्र प्रदेश का नाम लिया। ध्यान रखो, यूपीएससी अवेयरनेस की पढ़ाई, अवेयरनेस बिना रुचि के नहीं बनेगी। आपने पढ़ा एप्टीट्यूड में भी, जिसमें हमारा एप्टीट्यूड नहीं है उसमें हमारा ज्ञान
नहीं बढ़ता। तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिंग योर डोमेन ऑफ एप्टीट्यूड, अपनी अभिवृत्तियों के दायरे को बड़ा करना। जैसे लड़कियां प्राय ना, स्त्रियां, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम होती है। अभी भी गांव में चले जाओ, यहां तो पढ़ने के लिए आ गई, गांव में चले जाओ, गांव में कोई लड़की पढ़ाई भी कर रही होगी, 10th 12th पढ़ रही होगी, वो अखबार में राजनीति में क्या हो रहा है इसमें रुचि कम लेंगी। पहले तो ऐसा था भारत में, जब तक थोड़ा पितृसत्ता और मजबूत थी, 20 25 30 40 साल पहले, तो स्त्रियों के लिए मैगजीन ये लगाती थी, पुरुषों वाली मैगजीन नहीं पढ़ती थी। पुरुषों के लिए आती थी दिनमान, धर्मयुग ना, इंडिया टुडे, आउटलुक, पुरुष इसको पढ़ते थे, स्त्रियां इसको नहीं पढ़ती थी। स्त्रियां पढ़ती थी सखी, सहेली, वनिता, सरिता, गृह शोभा, ये स्त्रियों की मैगजीन है, जो आपको आज से 30-40 साल पहले भारत के किसी शहरी हिस्से में भी घरों में मिल जाती और गांव में मिल जाती। सरिता प्रति से 4-6 भावुक कहानियां होती थी, सब्जी तरकारी बनाने के तरीके होते थे, दाग धब्बे छुड़ाने के मेथड लिखे होते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई के आइडियाज होते थे। इसी को स्त्रियों की मैगजीन में बताया जाता, ठीक है। तो उसी परंपरा से आने वाली स्त्रियों की अभी भी राजनीति में अभिवृत्ति नहीं बनी। परिणाम स्वरूप दो पुरुषों और स्त्रियों में, दो व्यक्तियों में प्राय पुरुषों की राजनीतिक अवेयरनेस ज्यादा होती, स्त्रियों की कम होती। सिनेमा उनेमा के बारे में स्त्रियों की रहती है, इसके बारे में कम रहती है। तो ये जो बात है ना, यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान है, यूपीएससी बहुत आसान है। बस क्या करना है, अपने रुचियों का डोमेन बड़ा कर। बिना रुचि के आप पढ़ पढ़ के कोई बात रिटेन नहीं कर पाएंगे। रुचि बन गई तो आप स्वाभाविक रूप से ज्ञान अर्जित करते चले जाएंगे। जब आप कोई चीज देखेंगे, जैसे मेरी रुचि होती है अखबार में, मान लो मैं पाकिस्तान बहुत पढ़ता हूं, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान बहुत पढ़ता हूं मैं, क्योंकि मेरी रुचि है। तो तुम पाकिस्तान के ना किसी नेता का नाम बताओगे, अगर वो किसी राज्य का भी नेता, तो मैं बता दूंगा कि वो किस राज्य से आता है, वो किस पार्टी का नेता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तुम पाकिस्तान के किसी चीफ जस्टिस का नाम लोगे, मैं बता दूंगा कि ये सईद खोसा हैं, ये साकिब निसार हैं, ये बंदियाल है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा था, इनका ये है, इनका ये। क्यों? क्योंकि जब मैं एक रुचि विकसित करता हूं तो अब मेरे पास क्या बन गई, कॉन्टिन्यूटी। मुझे एक एक बात पता है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री क्या है। तुर्की में इलेक्शन चल रहा है, उसमें तुर्की की जो विपक्षी पार्टी है उसने अभी फार राइट स्टैंड लिया है। उसने कहा कि हम कुर्दिश लोगों को बाहर भेजेंगे, क्योंकि वो 42-43% वोट पाई, 5% वोट फार राइट पार्टी का है। क्यों ऐसा किया? तो ये सारी जानकारी मेरे पास हो। क्यों होगी? इसलिए नहीं कि मैं तुर्की बहुत पढ़ता हूं। अब मैं जब भी कुछ पढ़ता हूं, तुर्की की खबर आती तो मुझे मेरी निगाह चली जाती, और वो खबर से जो बात होती उसको, जैसे मैं 4 लाइन भी पढ़ता हूं तो मेरे पहले के मौजूद ज्ञान से वो जुड़ जाती, क्योंकि मेरी रुचि उसमें। वही खबर तुम देखोगे, पढ़ तुम भी लोगे, लेकिन ना तुमको पार्टी का नाम याद आएगा तुर्की के, ना तुमको उसके नेता का नाम याद आएगा, क्योंकि तुम एक बार पढ़ के सोचोगे कि याद कर लें। और मैंने क्या किया है, लंबे समय में तुर्की की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझते हुए उसमें रुचि बनाई है, तो मेरे पास वो ज्ञान रुक जाएगा। ये जैसे जैसे आप इस तरह की रुचियां बनाते हैं तो ज्ञान आपके पास रुकता है। ज्ञान की सबसे बड़ी समस्या यह है टिकाऊ बनाना। इसको हम पढ़ कुछ भी लें, आज हमने पढ़ा है वो 6 महीने बाद हमारे पास नहीं रहेगा। तो आप पढ़ते ज्यादा है लेकिन वो टिकता नहीं है। आपके बराबर मैं भी पढ़ूंगा लेकिन मेरा पढ़ा हुआ ज्यादा टिकेगा। इथिक्स में आप वही बात पढ़ें, मैं पढ़ूं, सेम किताब पढ़ेंगे, पेज वही होगा दोनों के लिए। मैं उस पेज को पढ़ के जो ज्ञान निकालूंगा वो आज से 10 साल बाद भी मेरे पास रुका रहेगा, क्योंकि मेरा एथिक्स में एप्टीट्यूड बना हुआ। आप सेम पेज पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, लेकिन वो जो आप पढ़ेंगे उसको आप 10 दिन बाद रोक नहीं पाएंगे। तो ये जो एप्टीट्यूड ने बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये अवेयरनेस का मामला है। नरसिम्हा राव, तो आप में से जो विद्यार्थी सोचते हैं कि यूपीएससी पढ़ने से होगा, नहीं। आपको 1 साल कम से कम
अपनी रुचियों के विकास पर समय देना चाहिए। और कब दे पाओगे? जब मान लोगे कि पहला साल हम एग्जाम देने के लिए नहीं आए, हम पहले दूसरे बच्चों से पीछे हैं, इसलिए पहला साल हम दबाव रहित पढ़ाई करेंगे। तो क्या करेंगे? कला पढ़ेंगे, संगीत पढ़ेंगे, खेल पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे, फ्री स्टाइल में पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे, 2-3 घंटे कोचिंग की क्लास में देंगे, 2 घंटे उसकी घर पर पढ़ाई कर लेंगे, और बाकी बचा हुआ जो 3 घंटा है, 7-8 घंटे अगर हम पढ़ते हैं, 2-2.5 घंटा है, उसको हम केवल रुचियों के विकास पर लगाएंगे। 1-1.5 साल जब ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारी रुचियों का दायरा बड़ा हो जाएगा। तो दूसरे साल जो तुम पढ़ाई करोगे उसका टिकाऊपन बढ़ जाएगा। और अगर तुम ऐसे पढ़ते रहे कि बस तुम किताब गाइड खत्म करते और ये रुचियां तुम्हारे पास नहीं, तुम संविधान और फेडरलिज्म पर कुछ पढ़ रहे हो और फेडरलिज्म में तुम्हारी रुचि है ही नहीं, फेडरल चैलेंजेस भारत के क्या हैं उनको तुम समझते नहीं, ये कैसे उत्पन्न हुए थे इसका तुमको कोई, तो तुम टीचर ने भारत में संघ राज्य संबंध में जितना बताया है उतना ही तुम जानते हो। तुम वित्त आयोग जान गए, तुम रेवेन्यू का बंटवारा कैसे होता है ये जान गए, तुम संघ राज्य संबंध को कंट्रोल करने वाले आर्टिकल्स कौन है वो जान गए, ये तो फैक्ट है। लेकिन संघ राज्य संबंधों में तुम्हारी रुचि नहीं है, इसलिए तुम उसकी हिस्ट्री, उसका आगे क्या फ्यूचर है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में कोई सही तरीके से दृष्टिकोण और जो तुमने पढ़ा है उसको टिकाऊ बनाने का मॉडल नहीं बना पाओगे। चलिए, तो एप्टीट्यूड नरसिम्हा राव की मैंने चर्चा इसलिए की क्योंकि नरसिम्हा राव को 17 भाषाएं आती थी और आप बहुत दिन से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, और एक भाषा नहीं सीख पा रहे हैं। नरसिम्हा राव 17 भाषा सीख लिए। कुछ दिन पहले क्लास में जिक्र किया था राहुल सांकृत्यायन का, उनको कई भाषाएं आती थी। तिब्बत गए, तिब्बती भी सीख ली, रूस में गए, रसियन भी थोड़ी सीख ली, हिंदी आती ही थी, संस्कृत आती ही थी, तमाम भाषाएं आती थी। तो ये लोग कौन से लोग हैं जिनमें जन्मजात रूप से भाषा सीखने की योग्यता हमारी तुम्हारी तुलना में ज्यादा थी? हमको तुमको 17 भाषा सिखाने की कोशिश की जाए, हम सीख नहीं पाएंगे। 1-2 भाषा के बाद हमारा मामला रुक जाएगा। लेकिन ऐसे तमाम लोग तुमने सुने होंगे जिनके बारे में सुना होगा, उनको 8 भाषा, 10 भाषा, 6 भाषा, 7 भाषा आती थी। क्या था उनके पास? उनके पास था लिंग्विस्टिक एक्ट। कुछ लोगों के पास भाषा की व्याकरण, संरचना, बुनावट, इसको समझने की इनबिल्ट जन्मजात क्षमता है, इनबिल्ट जन्मजात क्षमता है। उनकी भाषा के आइडिया को डिकोड करने की, डिसाइफर करने की योग्यता है। कुछ लोग पेंटिंग बनाते हैं, उनकी पेंटिंग की बड़ी जबरदस्त क्षमता होती है। वो अलग अलग तरीके से स्पेस को कैसे यूज कर लेते हैं, हमको सिखाया भी जाए तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक क्षमता होती है, इसको कहते हैं स्पेशियल एप्टीट्यूड। ये क्या है स्पेशियल एप्टीट्यूड? स्पेशियल एप्टीट्यूड होता है स्पेस को समझने की क्षमता, स्पेस को यूज करने की क्षमता। जैसे एक सर्जन, 2 डॉक्टर्स को सर्जरी की समान शिक्षा दी गई, एक ही कॉलेज से पढ़े, लेकिन एक उसमें से बड़ा मशहूर सर्जन है, दूसरा उतनी ख्याति अर्जित नहीं कर पाया। सर्जरी में क्या करना होता है? सर्जरी स्पेस में करनी होती। एक आदमी ने सर्जरी की, पूरा यहां से यहां तक खोल दिया पेट, फिर ढूंढ के आराम से सर्जरी की, फिर पूरा सिल दिया, और दूसरा सर्जन उसने छोटा सा कट लगाया और वही सर्जरी करके बंद कर दिया। कहते ना कि एक आदमी सर्जन का हाथ बड़ा सधा हुआ है, साफ है, उसकी स्पेस की बहुत बारीक समझ है। तो जितने अच्छे सर्जन हैं उनमें क्या होता है? उनमें होता है स्पेशियल एप्टीट्यूड। मेडिकल साइंस एक समान पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशियल एप्टीट्यूड अलग होने के कारण वो हमारी बॉडी के स्पेस को यूज करने में माहिर, प्रिसीजन है उनमें, टारगेटेडनेस है, सटीकता है। कुछ तुम्हारे दोस्त होंगे, उनको ले जाओगे घुमाने, शायद पहले ही बताया होगा, तुम उसी जगह से 2 बार जाओगे, छोड़ दिया जाए चले जाओगे, आज 5-6 कट है वहां, दाएं बाएं 5-6 बार घूमना पड़ता है, तुम कहोगे नहीं जा पाएंगे, भूल भुलैया है। और तुम्हारा दूसरा दोस्त 2 बार गया है, पहुंच जाए। एक बार उसको ले जाते हो जहां, फिर से वहां पहुंच जाता है। उसको रास्तों की समझ जल्दी बन जाती है, जबकि दूसरे व्यक्ति को रास्तों की समझ, दोनों को प्रशिक्षण समान है, दोनों को 3 बार ले गए हैं उस जगह पर, एक पहुंच जाता है, दूसरा क्या है? ये स्पेशियल एप्टीट्यूड। कुछ लोगों में ऐसे क्या होता है? मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, ये अनुमान लगाने में माहिर होते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या है? सब कुछ स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्टेप्स है। स्टेप कैसे होता है, इसके बाद क्या आएगा, क्या करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। फार्मूला कैसे,
अप्लाई कर उसका क्या करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। कुछ लोगों की मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा होती, कुछ की मैकेनिकल एप्टीट्यूड होती। मैकेनिकल, तुम्हारे गांव में जो ट्रैक्टर का ट्यूबवेल का सबसे शानदार मिस्त्री होगा, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ट्यूबवेल खोलता है, पंपिंग सेट खोलता है और फिर से बांध देता है। दूसरे एक आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को यहां से क्लास से ले जाओ, सिखाओ उसको, कह दो इसके साथ ट्रेनिंग करो, पढ़ा लिखा होगा, यहां वाला यूपीएससी की तैयारी कर गया होगा, लेकिन उतने बढ़िया ट्रैक्टर का इंजन बांध नहीं पाएगा, ट्यूबवेल ठीक नहीं कर पाएगा। अपने शहर में, गांव में देखते होगे कि जो मैकेनिक है बाइक का, बाइक बनाता है, सबसे मशहूर मैकेनिक होगा, हो सकता है कक्षा 5 भी पास ना हो, लेकिन उसके पास मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मशीनों की समझ उसकी क्या है, जन्मजात रूप से अच्छी। इसलिए जैसे उसने मिस्त्री बनने का प्रशिक्षण लिया, क्या बन गया वो, अच्छा मिस्त्री बन गया। जबकि उससे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले को वही ट्रेनिंग हम देते, वो अच्छा मिस्त्री, उसके समान मिस्त्री नहीं बन पाते। तो आप जब अलग अलग तरह के, इस तरह के हुनर वाले लोगों को देखते हैं अपने मोहल्ले में, कस्बे में, शहरों में, तो क्या पाते हैं, उनमें से ज्यादा लोग शिक्षित नहीं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हुनर में बहुत ऊपर है। ये बात जो इसी तरीके से ना अलग अलग व्यक्तियों में, कुछ में गणितीय क्षमता जन्म से है। ये जन्म से कुछ लोग ऐसे हैं जो गणित समझने की ज्यादा क्षमता लेके पैदा हुए हैं। जन्म से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज की समझ ज्यादा है। जन्म से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्पेशल समझ ज्यादा है। जन्म से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैकेनिकल समझ ज्यादा है। इस तरह की क्षमताएं, इनको जब हम क्या करते हैं, इन क्षमताओं को पहचान के जब इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, इन्हीं क्षमताओं को अगर हम पहचान लें और इसके साथ हम जोड़ दें, क्या क्या जोड़ दें, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्षमता नहीं पैदा कर सकते, क्षमता तो जन्मजात होती है। जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो इसी प्रशिक्षण से पैदा होती है जो चीज, वही है योग्यता। इसी प्रशिक्षण से जो पैदा होता है वो पैदा होता है कौशल, स्किल। तो एप्टीट्यूड प्लस ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड प्लस ट्रेनिंग क्या बनाती है, स्किल और कॉम्पिटेंस। स्किल और कॉम्पिटेंस, एक ही तरह की ट्रेनिंग दो लोगों को देने पर भी अगर दोनों के स्किल और कॉम्पिटेंस एक जैसा ना हो तो किसका अंतर है, ट्रेनिंग का अंतर है या एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड का। एक ही तरह की ट्रेनिंग देने के बाद अगर दो लोग एक समान क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते या एक समान योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते, एक समान कौशल का प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो इसका मतलब वो गलत संस्था में आ गए। ट्रेनिंग देने के बाद भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनमें एप्टीट्यूड का अभाव है। बात समझ में आ गई। तो योग्यता क्या होती, योग्यता एप्टीट्यूड का प्रतिफल है। एप्टीट्यूड वाले लोगों में प्रशिक्षण के बाद पैदा होने वाले काम करने की दक्षता को योग्यता कहते हैं, जिससे आप उस काम को ज्यादा कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। ठीक है। इसी अभिक्षमता में जिन लोगों की अभिक्षमताएं एक्सेप्शनल स्तर की होती हैं, एक्सेप्शनल स्तर की, मानते हैं कि ये प्रशिक्षण देने पर बहुत अलग किस्म से परिणाम प्रोड्यूस कर रहा है, जो उस तरह की अभिक्षमता रखने वाले लोग भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कुछ में तो अभिक्षमता है नहीं, तो फेल हो रहे हैं। उनको बार बार सिखा रहे, क्रिकेट में एक शॉट मारना, शॉर्ट पिच गेंद खेलना, लेकिन बाउंसर आता है, सिखा सब देते हैं, लेकिन जब बाउंसर आता है तो खेल नहीं पाते, शॉट मार नहीं पाते, सिखाने के बावजूद नहीं मार पाते। दूसरा एक व्यक्ति मार लेता है, लेकिन तीसरा एक है जो 6 बॉल पर आप फेंकते हैं उसको 6 बॉल और 6 पर 5 में मार देता है। दूसरा वाला 6 में 3 पर मार पाता है, 2 पर मार पाता है। तो हम कहते हैं ये वाला जो है ना, जो 6 में 5 बॉल पर सेम शॉट वहां सेम जगह फेंकोगे बॉल, और उस 5 बार 6 में से या तो 6 बार या 6 में से 5 बार वो शॉट मार देगा सफलतापूर्वक, हम कहेंगे इसमें टैलेंट है। इसी अभिक्षमता की क्या अधिकता
प्रचुरता, ये क्या है? ये टैलेंट है। तो तेंदुलकर टैलेंटेड है, स्पेशल टैलेंट, कहते हैं गिफ्टेड है, गिफ्टेड प्लेयर है। गिफ्टेड मतलब होता है, कई बार लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड आदमी। इसका मतलब वो दूसरों से एप्टीट्यूड में बहुत आगे, कहते हैं वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। मेसी है, रोनाल्डो है, ये फुटबॉल में वंस इन द जनरेशन प्लेयर है, एक पूरी जनरेशन में एक तरह का खिलाड़ी है अपने किस्म का। तो ये कैसे पैदा होता है? एप्टीट्यूड के उच्चतम स्तर से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस तरह की कुछ बात हो सकती है। ये मान लो एप्टीट्यूड का स्केल है, जिनको जिनको नींद आ रही है एक बार बाहर जाके पानी पी के आए। क्लास में कई बार एप्टीट्यूड नहीं होता सुनने का, इथिक्स का एप्टीट्यूड है ही नहीं, अब बैठा दिया गया, ठीक है। तो नींद आ रही, समझ लीजिएगा जब नींद आएगी कि एप्टीट्यूड का गंभीर संकट है, या तो आप रात में कम सोए होंगे या उसका संकट। जाओ भाई पानी नहीं पी के आओ बाहर से। इसी एप्टीट्यूड की मात्रा अगर कैसी होगी? लो, लो, और आपने प्रशिक्षण दिया तो कौशल या फिर योग्यता जो कैसी है? वांछनीय, इसका विकास कम होगा या नहीं होगा। ये सामान्य है, एप्टीट्यूड आपका लो नहीं है, सामान्य है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो आप में क्या पैदा हो जाएगी? वांछनीय योग्यता। वांछनीय मतलब डिजायरेबल, जितनी हमको चाहिए, वांछनीय योग्यता पैदा हो जाएगी, वांछनीय कौशल पैदा हो जाएगा, आप उस काम को कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। और तीसरा कहा, इसमें योग्यता का उच्चतम स्तर हो, उच्चतर स्तर हो, तो हम कहेंगे आप कैसे हैं? आप में खास टैलेंट है, विशिष्ट टैलेंट है। आप क्या है? आप जरूरी लक्ष्यों को एक्सेप्शनल या एक्सीलेंट, उत्कृष्टता के साथ प्राप्त करेंगे। क्रिकेट में रन चेज करना है, एक आदमी का चेज का एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया है, रिंकू सिंह है ना, तो क्या करेगा वो चेज में उसको घबराहट नहीं होगी। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो फर्स्ट इनिंग में चेज नहीं करना होता, अच्छा रन बनाते हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ता है वही शॉट्स खेल नहीं पाते। भारत में कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अभी आईपीएल में रिंकू सिंह, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो चेज करने के लिए गजब का एप्टीट्यूड दिखाते हैं, टैलेंटेड है, एक खास किस्म का इनमें टैलेंट का लेवल ऊपर है। तो ये फिर टैलेंट है। तो इस रूप में एप्टीट्यूड एक किस्म की नैसर्गिक कहते हैं इसको, नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, नेचुरल एबिलिटी, दीज आर नेचुरल एबिलिटीज, नेचुरल एबिलिटी। यही एबिलिटी क्या तय करती है? ये तय करती है कि व्यक्ति किन कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकेगा। ये तय करती है कि व्यक्ति किन कार्यों के लिए बना है, व्यक्ति किन कार्यों के लिए बना है, किन कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएगा, या किन संस्थाओं का सदस्य उसको बनाया जाना चाहिए।
इसी की एक परीक्षा तुमने देखी है, कई बार इसका एग्जाम्पल दिया है, एनडीएस सीडीएस। एनडीएस सीडीएस में रिटन एग्जाम बहुत लोग पास कर लेते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम पास करने के बाद जब वो भोपाल जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं एसएसबी देने के लिए, तो 2 ही दिन बाद उसमें से 70 लोग गए थे, 50 लोग लौट गए, और अंततः कोई 2, 3, 4 लोग फाइनली सेलेक्ट हुए। ज्ञान का स्तर कैसा था? सबका बराबर था। कई बार तो जो प्रारंभिक परीक्षा एनडीए सीडीएस की हुई थी, उस एनडीए की प्रारंभिक परीक्षा में जिसको ज्यादा अंक आए थे वो लौट गया, और जिसको उससे कम अंक आए थे वो लेफ्टिनेंट बन गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि एक आदमी ज्योग्राफी गणित का एग्जाम हुआ तो उसमें तो उसने परफॉर्म कर लिया, लेकिन जब केवल एप्टीट्यूड का टेस्ट हुआ तो उस एप्टीट्यूड के टेस्ट में पास नहीं हो पाया। अगर वहां जाने के बाद सबका केवल ज्ञान का स्तर चेक किया जाता तो उल्टा परिणाम आता। हो सकता है कुछ लोग जो बाहर हो गए वो सब भी सफल हो जाते, क्योंकि ज्ञान के स्तर में जो चीज सिखाई गई थी उसको क्या कर देते, वो रिप्रोड्यूस। तसद्दी किसका होता है? सिखाई गई बात का क्या नहीं। अगर आपको कोई चीज सिखाई जा सकती है और आप उसको सब सीख सकते हैं, तो फिर उसके आधार पर हम परीक्षा इसकी नहीं कर पाएंगे। तो हम उसके लिए कुछ खास तरह के टेस्ट डिजाइन करते हैं जिनसे हम आपकी एप्टीट्यूड की जांच कर लें, और उस एप्टीट्यूड के आधार पर हम पता कर लेते हैं किसको सेना में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसी से बता सकते हैं कि जितने तरह की क्या होती हैं, जितने तरह की प्रतियोगी परीक्षा है, या फिर राजनीति में जितने तरह का क्या है, चुनाव है, ये सब क्या है? ये सब इसी किसकी, इसी एप्टीट्यूड की क्या करने की कोशिश है, जांच। हम मानते हैं कि चुनाव से जो लोग चुने जाएंगे उनमें राजनीति का एप्टीट्यूड होगा। ये बात सही होती बशर्ते राजनीति में जाति धर्म का प्रयोग ना होता, राजनीति में पैसे का प्रयोग ना होता, माफिया ना होते। ये क्या करते हैं, बाहर से चुनाव के पूरे परिदृश्य को पैसे से, बाहुबल से बदल देते हैं, जाति से, धर्म से बदल देते हैं। अगर इन सबको हटा देते तो वाकई जो लोग राजनीति में सफल होते उनमें वाकई राजनेता बनने की अभिक्षमता होती। अपनी पार्टी को जिताने के लिए अलग अलग तरीके क्या अपनाते हैं। आजकल तो पार्टियां जिताती हैं, आजकल ज्यादातर नेताओं को पार्टियां जिताती हैं। किसी अलोकप्रिय पार्टी की आप विधायक का पद के लिए चुनाव लड़िए, जैसे कोई बसपा से नेता हो और वो कर्नाटक से चुनाव लड़ने की कोशिश करे, उसका हारना लगभग तय। कर्नाटक से अगर आपको चुनाव लड़ना है तो या तो जेडीएस में होइए, या बीजेपी में होइए, या कांग्रेस में, तभी चुनाव जीतने की संभावना। ऐसे जेडीएस का कोई प्रत्याशी और जेडीयू का यूपी में ले आइए और चुनाव लड़वा दीजिए, अच्छा आदमी हो, चुनाव नहीं जीत पाए। इसका चुनाव कौन जितवा रही है? व्यक्ति नहीं, पार्टी। और पार्टी ने कैसे चुनाव जितवाया है? पार्टी ने बनाया है वोट बैंक। तो जो आदमी सफल हो रहा है राजनीति में अपनी वजह से सफल नहीं हो रहा, वोट बैंक की वजह से सफल हो रहा है, इसलिए उसकी एप्टीट्यूड का कोई रोल नहीं बचा। और दूसरा, कुछ कम रही सही कसर किसने पूरी कर दी? एक तो पार्टी ने वोट बैंक बना रखा है जो आदमी को ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए उसकी अपनी योग्यता का कोई उसमें टेस्ट है ही नहीं, अभिक्षमता का उसकी टेस्ट है नहीं। और दूसरा, रही सही कसर पूरी कर दी है धन ने और बाहुबल ने। कुछ वोट हम क्या करते हैं, बाहुबलियों के माध्यम से हासिल कर लेते हैं, कुछ वोट हम खरीद लेते हैं अलग अलग तरीके से, या प्रभावित कर देते हैं उसको। तो इसलिए वो जो व्यक्ति खड़ा होता है उसके बारे में चुनाव हमारे सही तरीके से उनकी अभिक्षमता का टेस्ट नहीं रह गए। दुनिया के जिन मुल्कों में चुनाव अभी भी अभिक्षमता का टेस्ट है, क्योंकि वहां पैसे का प्रयोग नहीं कर सकते, माफिया का प्रयोग नहीं कर सकते ना, वोट बैंक ऐसा बना हुआ नहीं है, वहां फिर प्रत्याशी की अपनी अभिक्षमता के आधार पर चुनाव जीतता है। बात समझ आई? तो ये जितनी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं बेसिकली क्या करती, इसी तरह की अभिक्षमता की जांच करती। तो उम्मीद है कि अभिक्षमता क्या होती है बात समझ गए होंगे। अभिक्षमता नैसर्गिक, इनबिल्ट, इनेट क्षमताएं हैं जो हमारे अंदर जन्म से मौजूद होती हैं। अगर हमारे ऊपर किसी तरह का बाह्य दबाव प्रभाव पैदा ना किया जाए तो माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी अभिक्षमताओं के अनुसार ही चयन करेगा।
इसी आधार पर तुमको पढ़ाया होगा कि अमेरिका में, यूरोप में क्या करते हैं हम, बच्चे पर मां बाप के, पेरेंट्स के प्रभाव को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में क्या करेंगे, यूरोप में क्या करेंगे, बच्चे का कमरा अलग कर देंगे, बच्चा अलग कमरे में सोएगा, अपने खिलौने क्या खेलेगा खुद से तय करेगा, कपड़े अपने किस रंग के पहनने हैं खुद तय करेगा, दोस्त किसको बनाएगा खुद तय करेगा, और बड़ा होगा तो पढ़ाई क्या करेगा खुद तय करेगा, पढ़ाई करेगा भी कि नहीं करेगा ये भी खुद तय करेगा। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, नेचर ने जो हमको अभी क्षमता दे रखी है उसी तरह की रुचि दे रखी है। अगर हमारी रुचियों को माता पिता, समाज, वातावरण से बदलने ना दें तो हमारी रुचि हमको उसी ओर ले जाएगी जो अभिक्षमता नेचर ने हमको दी है, तो हमारे सफलता की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अमेरिका में एक बच्चा तय करता है कि उसको क्या करना है, और बच्चा क्या कैसे तय करता है, क्योंकि उसके पास एक अभिक्षमता है और उसी अभिक्षमता के अनुसार नेचर ने उसको क्या दे रखी, रुचि दे रखी, तो अपनी रुचियों से अपनी अभिक्षमता का क्या करता है, विकास करता है, सफल हो जाता है। भारत में हम क्या करेंगे ये तय करता है हमारा वातावरण, समाज, परिवेश और माता पिता। आप अगर नागालैंड में पैदा हुए होते तो बहुत कम संभावना थी कि आप दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करने आते, लेकिन अगर आप बिहार यूपी में पैदा हुए हैं तो 10 में से 95 लोग किसी न किसी रास्ते से एक बार आईएएस की तैयारी जरूर करें। तो ये आईएएस की तैयारी आपका निर्णय है कि आपके समाज का, आपके समाज की चॉइस। नागालैंड के समाज में आईएएस की तैयारी करने वाले लोग कम हैं, बिहार में ज्यादा है, यूपी में ज्यादा है। ठीक है, जो राज्य बहुत व्यवसाय वाले थे वहां भी गुजरात से कम लोग आते हैं, अब थोड़ा आने लगे, पहले बिल्कुल कम आते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार से ज्यादा आते हैं। तो हमारे ऊपर कौन प्रभाव पैदा कर रहा है, हम खुद या बाहरी समाज? बाहरी समाज। हमारे समाज से जुड़ने पर संभावना बढ़ जाती है कि हम कौन सा विकल्प चुनेंगे। ऐसे ही दूसरा कौन है, माता पिता। पिताजी कहते हैं कि हमको अपने बच्चे को आईएएस बनाना है। जैसे एक फैक्ट्री में वो तय करता है क्या प्रोडक्ट बनाना है, वैसे पिताजी तय करते हैं कि हमको बेटे को आईएएस बनाना है। कहते हैं कोटा भेज देंगे 10वीं के बाद, बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, उसके पिताजी ने पहले तय कर रखा है कि उसको कोटा भेज देंगे। जब पहली बार कोटा गया वो रो धो के गया, वहां भी रोता रहता है जाने के बाद, अच्छा नहीं लग रहा है, मां से अपने बार बार बात करता है, पिताजी कहते हैं डटे रहो। और वहां वो क्या करता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। गाना था एक जो तुमने एक बार मैंने कोट किया था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो हमारे मुल्क में पापा कहते हैं क्या करोगे तुम, कहते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं और माता पिता भी कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। हम माँ बाप के सपने का साधन है। माँ बाप ने सपना देख लिया, हमारी कोई गलती नहीं, उन्होंने सपना क्यों देख लिया, अब सपना देख लिया तो देख लिया, अब तुम उस सपने को पूरा करने के लिए गांधी विहार में डटे हुए हो, और ऐसे बहुत सारे लोग दूसरी जगहों पर डटे हुए हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सपना नहीं, ये माँ बाप का सपना है। और जब सफल होते हैं तो कहते हैं माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, नाम उनका ऊंचा कर दिया। इसका मतलब है कि आप नहीं हैं ये डिसीजन ले रहे हैं, ये डिसीजन ले रहे हैं आपके माता पिता। उनको खुशी मिलेगी कि तुम एसडीएम बन जाओ, डीएसपी बन जाओ, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि नहीं, इसका उन्होंने परीक्षण नहीं किया। मैथ्स में तुमको कम नंबर भी आ रहा, तब भी पिताजी डटे हुए कि इंजीनियर तो तुमको बनना है, कोचिंग करो कोटा, अगर एक बार नहीं सफल हो पा रहे हो तो एक बार और करो, बनाना तुमको इंजीनियर। परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है कि रुचियों और एप्टीट्यूड के बीच क्या पैदा हो गया, अंतराल। बहुत सारे वो लोग वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी अभी क्षमता उनके अंदर नहीं थी। अगर यही समाज का प्रभाव हटा दें, माता पिता का प्रभाव हटा दें, तो क्या होगा, बच्चा अपना चयन खुद करेगा। ठीक है, तो अभिक्षमता एक जरूरी घटक है जो तय करती है कि आप किस क्षेत्र में सफल होंगे, किस क्षेत्र में असफल होंगे, आप क्या काम बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, किसमें आप में योग्यताएं आ पाएंगी, किसमें आप में कौशल आ पाएगा, ये सब अभिक्षमता से ही तय होता है। एक कॉन्सेप्ट है जिसका मैंने इससे अंतर बताने के लिए इसको लिखा था, उसका अंतर आपने नहीं देखा, बाकी सारे अंतर आपने देख लिए। क्या था वो, अभिवृत्ति, बाकी आपने देख लिया। कौशल और योग्यता अभिक्षमताओं के बाद ट्रेनिंग से पैदा होने वाले
आउटकम है, परिणाम है, फल है। आवृत्ति और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है? एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है? एप्टीट्यूड आपने देखा था क्या होता है? अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, समाज परिवेश हमारा एटीट्यूड बनाता है। और एप्टीट्यूड व्यक्तिगत है, समाज से नहीं आता। एक ही समाज में अलग अलग एप्टीट्यूड रखने वाले लोग हैं, लेकिन एक समाज में एटीट्यूड कैसा होता है लोगों का? एक जैसा। जैसे हरियाणा के पहलवान अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये गैर लोकतांत्रिक खाप पंचायतों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। क्योंकि जब ये पहलवान कहां से आते हैं? हरियाणा से। और हरियाणा में खाप व्यवस्था है, तो खाप की इनमें क्या बनी हुई है? स्वीकारता। जिस खाप को भारत के संविधान में कोई मान्यता नहीं। वो खाप क्या कर रही है? भारतीय राज्य को डिक्टेट करेगी उसको क्या करना चाहिए, सरकार को डिक्टेट करेगी उसको क्या करना चाहिए। अब मांग कैसी है इन पहलवानों की? लोकतांत्रिक। किसके पास जा रहे हैं अपनी मांग के लिए? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास जा रहे हैं? पुलिस के पास। पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं। और दबाव किससे बनवा रहे हैं? खाप से। जो खाप पूरी तरीके से व्यक्तियों के अधिकारों के खिलाफ है। अपने अधिकारों की मांग करके एक ऐसी संस्था से समर्थन हासिल करने की कोशिश करना जो अधिकारों से असंगत है, जो लोगों को अधिकार नहीं बताती तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम क्या नहीं करोगे, क्या करोगे, ऐसा बताने वाली खाप से हम अधिकारों की रक्षा करवा रहे हैं। क्या दिखाई देता है? दिखाई देता आवृत्ति कैसी है इनकी? एक तरह की आवृत्ति कैसी है? एक तरह की। तो आवृत्तियां आती कहां से? समाज से, वातावरण से, प्रशिक्षण से। पढ़ा था तुमने शास्त्रीय अनुबंधन। जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा वैसी सोच हमारी बन जाएगी। तो मूल्यांकन करने का ढंग कैसा हो सकता है? 5 लोगों का एक जैसा। फिर उन 5 लोगों की अब क्षमता कैसी हो सकती है? अब क्षमताएं नेचुरल हैं, इसलिए एक दूसरे से अलग अलग हैं, और आवृत्तियां अर्जित हैं, इसलिए जो अर्जन का स्रोत है अगर वो सबका समान बना दिया जाए तो आवृत्ति कैसी हो जाएगी? एक समान। जैसा प्रशिक्षण वैसी आवृत्ति। लेकिन जैसी जन्मजात आपके अंदर क्षमता वैसा आपकी योग्यता। इन दोनों बातों में एक व्यक्ति केंद्रित है और एक परिवेश, वातावरण और समाज केंद्रित है। एक जन्मजात है, दूसरी अर्जित है। इसलिए दोनों एक दूसरे से कैसी हैं? अलग अलग। बात समझ आई? तो ये बात हो गई एप्टीट्यूड क्या होता है, और कुछ और शब्द जो एप्टीट्यूड के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं उनका क्या मायने। ये भी समझाया कि दुनिया में जो अलग अलग क्षेत्र में लोग हैं, जो दक्ष हैं, योग्य हैं, सफल हैं, उनमें इसी कारण से दक्षता, योग्यता आ पाई है क्योंकि उनमें उनके एप्टीट्यूड के अनुसार उनके कार्य का चयन हुआ है। अब जरा बताओ कि दुनिया में जितनी सबसे बेहतरीन संस्थाएं वो भारत पाकिस्तान में है, यूरोप में है? यूरोप और अमेरिका में। क्या कारण है उसका? संस्थाओं की गुणवत्ता कैसे बढ़ती? संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ती योग्यता से। उस संस्था में किसको सदस्य बनाया जाए। भारत में क्या हो रहा है? भारत में योग्यता के आधार पर संस्था की सदस्यता नहीं ले रहे लोग। किसके आधार पर? उनकी सामाजिक मांग संस्था की क्या है। जैसे यूपीएससी या आईएएस की सामाजिक मांग बहुत है, तो भारत में सब लोग आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहां कैसे जाना चाहते हैं उनकी संस्था में? अपने व्यक्तिगत चयन के आधार पर, सामाजिक स्वीकारता के आधार पर? सामाजिक स्वीकारता, सामाजिक वांछनीयता, सामाजिक मांग के आधार पर। सामाजिक मांग के आधार पर जब आप उस संस्था में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो संस्थाओं में दक्षता, कौशल और योग्यता का अभाव है। और जहां लोग कैसे जा रहे हैं? अपने चयन द्वारा। हम मरीन कमांडर बनना चाहते हैं, कमांडो बनना चाहते हैं। अभी तुमने देखा होगा जम्मू में, कश्मीर में, डल लेक में मरीन कॉप्स आए हुए हैं जो वहां G20 से पहले निगरानी कर रहे हैं। बस सबसे माना जाता है दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग है ये, जो मरीन कमांडोज हैं उनकी, अमेरिका की। मरीन कमांडो आप बनना चाहते हैं, ये सामाजिक मांग के आधार पर कोई नहीं बनता। अमेरिका में एक बच्चा तय करता है कि उसको ऐसा टफ जॉब चाहिए, उसको एडवेंचर दिखाई देता है इसमें, तो मरीन कमांडो बनने के लिए जाता है, उसका चयन है। तो मरीन कमांडो बनने के लिए कौन गया? हमारे यहां तुम्हारा सवाल क्या पूछा गया यूपीएससी में? एक लड़का है जो अपने मित्र से सलाह मांग रहा है। यूपीएससी का सवाल है कि हम सिविल सेवा में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उतना ही अच्छा काम करना चाहते हैं जितना हम आसानी से कर ले। परिवार पर जोखिम
क्यों सहें? इतना भी नैतिक बनने की कोशिश, इसका मतलब अभी क्षमता उसमें नहीं है, फिर भी वो सिविल सेवा में जाना चाहता है। और क्या चाहता है कि सिविल सेवा का मूल्य बदल दिया जाए उसके लिए। और दूसरी जगह एक मरीन कमांडो है, जो मरीन कमांडो की सारी ट्रेनिंग की कठिनाइयां जानने के बाद फिर भी मरीन कमांडो बनने का निर्णय लेता। वो ये नहीं कहता कि मरीन कमांडो बनूंगा तो जोखिम क्यों लूंगा, आराम से काम करूंगा, परिवार पर जोखिम क्यों आएगा, कष्ट क्यों सहूंगा, मरीन कमांडो बनने के बाद भी आराम तलब जिंदगी जीने की कोशिश नहीं। अगर आप आराम तलब जिंदगी जीना चाहते हो तो आप मरीन कमांडो का विकल्प मत चुनिए, आप दूसरा विकल्प चुनिए, ठीक है। इस कारण से यूरोप में इसी एप्टीट्यूड का इस्तेमाल ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यूरोप में समाज भी व्यक्तिवादी और एप्टीट्यूड का जो आइडिया ये भी व्यक्तिवादी। और भारत में हमारा समाज समुदायवादी है, या कह ले जो हमारी पूरे समूह है वो कैसे हैं, ये समुदायवादी है, और एप्टीट्यूड का आइडिया व्यक्तिवादी। तो सोच कहां से ले रहे हैं हम? समाज से, समुदाय से। और किस आइडिया की तरफ जाना चाहते हैं जो कैसा है? समुदायवादी नहीं बल्कि व्यक्तिवादी। इसलिए यहां संस्थाओं की दक्षता कम है। समाज ने कहा तुम आईएएस बन जाओ, इसलिए तुम आईएएस बनना चाहते हो। यूरोप में समाज तुमको कुछ कहता ही नहीं तुम क्या बनो। जहां समाज कुछ नहीं कहता वहां समाज और एप्टीट्यूड का आइडिया कैसा है? परस्पर संगत है। और भारत में एप्टीट्यूड का आइडिया व्यक्तिगत क्षमता का है, लेकिन हमारा जो सांस्कृतिक सामाजिक ढांचा है वो व्यक्तिवादी नहीं है, वो समुदायवादी है ना। इसलिए हमारी मांग जो तय हो रही, किससे तय हो रही? व्यक्तिगत मांग नहीं हमारी, वो किससे तय हो रही? हमारे परिवेश और समाज। इसलिए यूरोप में संस्थाओं की गुणवत्ता, अमेरिका में संस्थाओं की गुणवत्ता कैसी है? ऊंची है, भारत में कम है ना? क्योंकि ज्यादा लोग वो जा रहे हैं संस्थाओं में जो उन संस्थाओं के लिए बने नहीं है। इसी से आप अगर आ जाए सवाल, अगला बढ़े हम लोग बात। पहली बात आपने सीख ली, सिविल सेवा के संदर्भ में इस अभिरुचि या अभिक्षमता की क्या भूमिका है। दूसरी बात है, तो देखो सिविल सेवक को करना क्या होता है। भूमिका, और इस भूमिका के साथ साथ इसके संदर्भ में किस किस्म की वांछनीयता इससे हमको है। हम एक सिविल सेवक से चाहते क्या है, हमारी डिजायर क्या है, और इसकी भूमिका क्या है। भूमिका में आओगे, जब रोल्स में आओगे तो क्या पाओगे? सबसे महत्वपूर्ण रोल है क्या? निर्णय, डिसीजन मेकिंग। एक सिविल सर्वेंट को हम किस लिए चुनते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए, निर्णय के लिए। और निर्णय किससे होता है? निर्णय के लिए तत्व है विजडम, विवेक। क्या होनी चाहिए सिविल सेवक में? सिविल सेवक में होनी चाहिए उच्च बौद्धिकता। इसमें होना चाहिए खास किस्म का, जिसको हम लोग कहते हैं आईक्यू, बौद्धिकता होनी चाहिए। बौद्धिकता से क्या करते हैं हम? इसी बौद्धिकता से हम करते हैं क्या क्या कर पाते हैं? विश्लेषण। इसी से कर पाते हैं हम अलग अलग विकल्पों की जांच। इसी से बना पाते हैं हम आयाम। इसी से कर पाते हैं हम तुलना। निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए? विकल्पों के विश्लेषण से, उनकी जांच से, अलग अलग विकल्पों की तुलना से। और यह सब किससे होगा? बौद्धिकता से।
क्या जन्म से सभी लोग बराबर बौद्धिकता वाले लोग हैं? नहीं, बौद्धिकता की मात्रा हमारी कैसी है? जन्म से कम और ज्यादा है। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा जो तुम्हारी, कितने एप्टीट्यूड के पेपर है तुम्हारे यहां? 2। प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और मुख्य परीक्षा में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसका मतलब ये 2 पेपर कैसे हैं? पूरे सिलेबस में बाकी पेपर से अलग है। जीएस 1, 2, 3 का पेपर जीएस का पेपर है, लेकिन चौथा पेपर इथिक्स का भी और एप्टीट्यूड का भी है। अब देखो, जो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, किसका टेस्ट हो रहा है? किसका? विश्लेषण की, जांच की ना। इसी की हम किससे पहचान करते हैं? तर्कणा। इससे इन सब चीजों की हम क्या करते हैं? इसी की हम पहचान करने के लिए ले आते हैं क्या? सीसेट। तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी कितनी है, रीजनिंग की एबिलिटी, उससे हम पता कर पाएंगे कि तुम्हारे निर्णय करने की क्षमता कितनी बेहतर है। अगर निर्णय की क्षमता तुम्हारी बेहतर नहीं है तो सिविल सेवा में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। तुम रूटीन काम कर पाओगे। सवाल पूछा है, एथिक्स में पूछा है, क्योंकि सिविल सेवा का जो रूटीन काम में बहुत समय खपाते हैं, और महत्वपूर्ण कामों को समय, क्योंकि महत्वपूर्ण कामों का उनका एप्टीट्यूड है ही नहीं। तो सवाल किसका है? एप्टीट्यूड का भी। कि अगर ऐसा कोई सिविल सेवा करता है या ज्यादातर लोग करते हैं, इसका मतलब उनमें सही एप्टीट्यूड की कमी, इसलिए वो रूटीन काम कर पाते हैं जो एक बेसिकली कोई भी आदमी कर सकता है। तो एक तो हम मानते हैं कि सिविल सेवक में ये होना चाहिए। इसी की हम परीक्षा एक तरीके से, पहले ये प्रारंभिक परीक्षा में डिसीजन मेकिंग भी हुआ करता था, बाद में उसको हटा दिया, और पहले इसके मार्क्स भी जुड़ते थे। बाद में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के प्रतिरोध के बाद इसको, अब इससे तुम देख सकते हो कि पहले से ही ये पेपर किसके पक्ष में झुका हुआ है? आईक्यू जिनका ज्यादा है उनके पक्ष में झुका हुआ है। इसलिए इस तरह के पेपर के मॉडल के आने के बाद इंजीनियर्स पीटी ज्यादा क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि उनमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, उनमें जो बौद्धिकता नापने वाले एप्टीट्यूड है वो सब ज्यादा है, तो वो सीसेट में कम फेल होते हैं, और जो ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करके आए बच्चे हैं वो ज्यादा फेल होते हैं। तो जब मैंने देखा तुम्हारे तमाम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों ने प्रेजेंटेशन दिया था, अमित शाह को, गृह मंत्री को, जितेंद्र सिंह को, उसमें एक भी बच्चे ने जो प्रेजेंटेशन बनाया था, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो ये आर्गुमेंट गढ़ पा रहा हो कि इस परीक्षा के तो होने से पहले आपने डिसाइड कर लिया कि हमको इंजीनियर्स को लेना है। इसका मतलब ये परीक्षा समान तरीके से दो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों की परख नहीं कर रही। जब भी आप आईक्यू परखोगे तो आईक्यू परखने में तो हमेशा इंजीनियर्स, डॉक्टर ज्यादा होंगे। तो तर्क क्या करना चाहिए? तर्क करना चाहिए था कि इस परीक्षा को कुछ ऐसा बनाओ जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी प्रीलिम्स में वेटेज मिले, जिसमें ह्यूमैनिटीज या मानवीय संबंध को समझने को भी वेटेज मिले, क्योंकि ये योग्यता सिविल सेवा के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको अगर अच्छे एक्सपर्ट मैनेजर्स चाहिए तो फिर आप विशेषज्ञ ले आइए, लेकिन अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो भारत जैसे राज्य में सेवा के आदर्श पर काम कर पाए, तो उसके लिए तो ये वाला पक्ष जरूरी नहीं। तो इस पूरे परीक्षा की प्रणाली पर सवाल उठाने की जहां जरूरत थी, वहां लोगों ने सिर्फ ये कहा कि ये हमारे साथ भेदभाव करती, इसकी हिंदी मुश्किल है, हिंदी में अनुवाद गलत होता है। आपको रूट कॉज की समझ ही नहीं, आप अनुवाद दुरुस्त करवा रहे हैं, और अनुवाद दुरुस्त हो गया या कह दिया चलो क्वालिफाइंग बना दे रहे हैं, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। आप एक ऐसी परीक्षा को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं है, जिसमें आपका हारना तय है। आप लड़ रहे हैं बाली से ना, बाली ना सुना है ना, बाली से लड़ रहे हैं, जिसके सामने जाते आपकी आधी ताकत चली जाएगी, क्योंकि वो आधी ताकत आपसे ज्यादा लेके आ ही रहा है, सरप्लस ताकत लेके आ रहा है, खास किस्म का एप्टीट्यूड लेके आ रहा है, और उसी किस्म का हमने पेपर बना दिया। और उस तरह का पेपर बना दिया तो हमने कहा कि अब देखा तुम तो पिछड़ गए। हम नहीं पिछड़ गए, असल में योग्यता का पैमाना, ये बड़ा अच्छा एक तर्क गढ़ा
एक लेखक है, उसने तर्क गढ़ा कि स्त्रियों को जब सेना में नहीं भेजते हैं तो कहते हैं कि देखो हमारे जो हथियार हैं उनकी बनावट ऐसी है कि उनको चलाने के लिए चौड़े कंधे, एक खास किस्म का भार, एक लंबाई चाहिए। स्त्री को बैठा दिया ट्रक पे, 5 फीट 2 इंच की है, क्लच तक पैर ही नहीं पहुंच रहा है, ट्रक लड़ गया जाके। कहा कि एक रॉकेट लॉन्चर से प्रक्षेपास्त्र छोड़ो, छोड़ा, कंधे पर रखी, गिर गई खुद ही। कहा कि इसलिए देखिए हमारे हथियार जो है उनको चलाने की योग्यता और कौशल के लिए एक खास लंबाई, एक शारीरिक गठन, मांसपेशियों की बनावट, ये सब चाहिए, और वो स्त्रियों के पास नहीं है, इसलिए स्त्रियों को सेना में नहीं आना चाहिए। उसने तर्क गढ़ा कि अगर ऐसा होता तो फिर अफ्रीकी देशों की सेना सबसे मजबूत होती, क्योंकि वहां के पुरुषों की लंबाई सबसे ज्यादा, कंधे भी सबसे चौड़े, मांसपेशियां भी मजबूत। अफ्रीका दुनिया में सबसे लंबे समय तक गुलाम रहा। अगर शारीरिक गठन से सेना बनती होती तो अफ्रीका कभी सैन्य शक्ति में किसी से कमजोर। और दूसरा जापान आओ, जापान के पुरुष छोटे, लंबाई कम, कंधे बहुत चौड़े नहीं है, भार भी दूसरों की तुलना में ज्यादा नहीं, जब लंबाई उतनी नहीं तो कैसे होगा। और जापान, हिरोशिमा नागासाकी पे तुमने बम ना गिरा दिया होता तो जापान ने तो अपने से 15-20 गुना बड़े राज्य चीन पे क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, साम्राज्यवादी था। जापान की सेना सबसे मजबूत थी। तो जब जापान के पुरुष कम लंबाई में होते हुए अपने से ज्यादा लंबाई वाले राज्यों को पछाड़ सकते हैं, सैन्य शक्ति में आगे जा सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कम लंबाई वाली स्त्रियों को लेंगे तो हमारी सैन्य क्षमता घट जाएगी। उसने तर्क गढ़ा कि असल में समस्या क्या है, पहले हम पुरुषों को ध्यान में रख के हथियार बनाते हैं कि ये हथियार पुरुषों के लिए बनाया गया, ट्रक पुरुषों के लिए बनाया गया, और जब बन जाता तो कहते हैं देखो स्त्रियां नहीं चला पा रही। अरे जब तुमने ट्रक बनाया तो तभी ये सोच के क्यों नहीं बनाया कि इसकी डिजाइन ऐसी बनाओ कि इसको स्त्री पुरुष दोनों चला ले। और फिर तुम कहते हो कि इसमें तो स्त्रियां कुशल, और स्त्रियों क्या करते हो, बाहर कर देते हो ना। ये जो बात है वो यहां भी लागू हो रही। क्या आपने परीक्षा में पहले आईक्यू को आधार बनाया, और आईक्यू को आधार बनाया तो इसका मतलब है एक तरह के लोग जिनका आईक्यू ज्यादा है उनकी सफलता की संभावना बढ़ा दी। और फिर कहा देखो हिंदी मीडियम वाले लोग तो सफल ही नहीं हो रहे, फेल हो रहे, तो हम क्या करें, हमने तो उसको क्वालिफाइंग भी बना दिया, अब भी फेल हो रहे तो हम क्या करें। तो दो अलग अलग पैरामीटर पर, ये बिल्कुल वैसा ही है कि ट्रक का डिजाइन ऐसा बना रहे हो कि उसको 5 फीट 9 इंच वाले से कम लंबाई वाला आदमी चला नहीं सकता। अब फिर कह रहे हो कि स्त्रियां देखो चला नहीं पा रही, हम तो थोड़ी रियायत देने के लिए तैयार हैं, नहीं चला पाएंगे तो क्या करें, कैसे स्त्रियों को ले लें, सेना कमजोर थोड़े करनी। ठीक वही बात है। खैर अब इस तो एक ये बात दिखाती है कि आपको जब तक इस सबकी समझ नहीं होगी तब तक आप सिविल सेवा के बारे में कोई भी जो डिमांड करते हैं या जो आप उसके संदर्भ में कोई आंदोलन करते हैं उसमें आप तर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। आप ये दिखाई नहीं पा रहे हैं कि क्या भारत में आगे से ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई को 2ym दर्जे का और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को प्राथमिक और महत्वपूर्ण दर्जे का मान लिया गया है। अगर मान लिया गया तो इसका मतलब यह कह देना चाहिए कि सिविल सेवा में हमको ह्यूमैनिटीज पढ़ने वालों की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज को पहले से ही मान चुके हैं कि सिविल सेवा के लिए ठीक नहीं, फिर उन विद्यार्थियों को तो पहले से परीक्षा में शामिल होने से पहले आपने तय कर दिया कि वो सफल नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि इसमें जब पढ़ाई करना होगा तुमको तो तुम आईक्यू में मुकाबला नहीं कर पाओगे। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करने के लिए तुमको कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मेंस में भी अगर तुम जाओगे और तुम उनसे आईक्यू के आधार पर लड़ाई लड़ने की कोशिश करोगे तो इस परीक्षा में मुकाबला। इसलिए मैंने कहा था तुमको अपने पढ़ने का कहा था, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में सफल होने का तरीका अलग होगा। और हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स का इंटरव्यू सुन के सोचते हैं ऐसे हम भी तैयारी कर लेंगे। वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सफलता का तरीका जिसका आईक्यू ज्यादा है, तुम्हारे लिए वो तरीका नहीं है। ये बात मैंने एक जो निबंध वाला क्लास लिया था उसमें विस्तार से समझाई थी।
कि एक आदमी के पास पहले से क्षमता ज्यादा, फिर उसी चीज का उसको क्या मिला है, प्रशिक्षण, उसमें क्या बन गई, योग्यता। अब आप बिना एप्टीट्यूड और योग्यता के उस वाले पैमाने पर उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे। तो ये एक समस्या है। खैर, दूसरी बात, जो एक ये एप्टीट्यूड है, इसके अलावा दूसरा एप्टीट्यूड क्या है जिसकी जरूरत पड़ती है, तो एक तो है निर्णयन। अच्छा, आप बताओ, अगर इस निर्णयन में अकेले बौद्धिकता की जरूरत पड़ती है जो सिविल सेवा के लिए लिया जाएगा, तब तो इसमें केवल इसी पेपर का रोल होना चाहिए जो प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट का। लेकिन अगर इस निर्णयन में क्या हो, इस निर्णयन में जरूरत किसकी हो, मूल्यों। क्योंकि निर्णयन केवल बौद्धिक होना जरूरी नहीं है, निर्णयन कैसा होना चाहिए, उचित होना भी जरूरी है। तो उसी डिसीजन के कितने आयाम बन गए, रैशनल और मॉरल। रैशनल और मॉरल डिसीजन कैसा होना चाहिए, बौद्धिक और नैतिक। और नैतिकता में आप जानते हैं कुछ खास तरह के मूल्यों की जरूरत है ना। जैसे आपने पढ़ा है कि इसी उचित के लिए क्या चाहिए हमको, कौन है जो उचित निर्णय ले पाए। क्या जो लोग इंजीनियरिंग करके आए हैं, जिनके पास आईक्यू बहुत ज्यादा है, वो जब जा रहे हैं पदों पर आईएएस बनके तो बेईमानी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं? क्या बौद्धिकता नहीं है उनके पास, बौद्धिकता है। इसका अकेले बौद्धिकता से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। बौद्धिकता ये बता देती है कि निर्णय क्या होना चाहिए, लेकिन आप वो निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे ये कौन तय करेगा। आप में क्या है, सत्यनिष्ठा है या नहीं, आप में इंटीग्रिटी है या नहीं, आप में निष्पक्षता है या नहीं। हमारे देश में आम आदमी जाति धर्म में फंसा हुआ है। जाति धर्म में जो फंसा हुआ आदमी है, उसका एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है कि वो आईएएस बन सके। आईएएस बनने वाले लोगों को सबसे क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। फिर निर्णय में क्या है, निर्णय में तत्व कैसा है, निर्णय में तत्व है एक, किसके लिए निर्णय लेना है, सेवा के लिए। किसके लिए लेना है, कल्याण के लिए। और इस लिहाज से आप क्या पढ़ते हैं कि एक ऐसा आदमी ऐसा निर्णय ले सकता है जिसमें क्या है, जिसमें स्वार्थ का तत्व कम है। क्या पढ़ाया था आपको, हमारे अंदर स्वार्थ का तत्व कम होगा या ज्यादा, ये क्या है, जन्म जात। कुछ लोग जन्म से व्यवसायी बनने के लिए पैदा हुए, जिसे प्लेटो ने क्या कहा था, कुछ लोग प्रोड्यूसर बनेंगे और कुछ लोग दार्शनिक राजा बनेंगे। दार्शनिक राजा वो लोग बनेंगे जिनमें स्वार्थ कम है, जो जीवन में भौतिक उपलब्धियों को महत्व नहीं देते, कम देते हैं, जो पैसा कमाने के लिए सिविल सेवा में नहीं जा रहे हैं। इसका उनका अप्रोच भौतिकतावादी नहीं है, मटेरियलिस्ट नहीं है वो लोग। और मटेरियलिज्म हमारे अंदर है या नॉन मटेरियलिस्ट है, ये प्रशिक्षण से आता है कि ये हमारी जनजात टेम्परामेंट है, जनजात। तुमने देखा होगा भारत में ऐसी परंपरा थी, कुछ लोग 16, 18, 20 साल में संन्यास लेते थे। सामान्य तौर पर कहा जाता संन्यास लेंगे 75 साल के बाद। कुछ लोग 15 साल 20 साल में सन्यासी बन जाते थे। क्या माना जाता था, जन्म से ही दूसरों से क्या थे, वो अलग थे, उनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। ठीक है, तो आपको अगर क्या चाहिए, आपको चाहिए कि निर्णय में कैसा तत्व हो, निर्णय में निष्पक्षता का, निर्णय में परार्थ का, निर्णय में सेवा का ये तत्व हो। तो उसके लिए आपको एक खास तरह का नैतिक एप्टीट्यूड चाहिए, मॉरल एप्टीट्यूड चाहिए। तो रैशनल एप्टीट्यूड जैसे था वैसे मॉरल एप्टीट्यूड, इन दोनों को मिलाकर ही निर्णय सही हो सकता है। वो भी सही निर्णय नहीं ले पाएगा जिसमें बौद्धिकता नहीं, और वो भी सही निर्णय नहीं ले पाएगा जिसमें बौद्धिकता तो है लेकिन नैतिकता नहीं। नैतिकता और बौद्धिकता का एक मिश्रण क्या कर सकेगा। तो जब भी हम तुम्हारा पेपर चेक करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि तुमने पेपर हल किया है, या ये देखेंगे कि पेपर हल करने में किस मूल्य का प्रयोग किया है। उस मूल्य से क्या पता करेंगे तुम्हारा एप्टीट्यूड सिविल सेवा के लिए ठीक है या नहीं। हर सवाल में कोई ना कोई मूल्य आना चाहिए, जिस मूल्य की सिविल सेवा में क्या है, मांग है। अगर उस मूल्य को तुम यूज करना जानते हो, उस मूल्य के पक्ष में तर्क गढ़ना जानते हो, तो तभी उस मूल्य के पक्ष में तर्क गढ़ पाते होगे जब तुम्हारा ऐसा एप्टीट्यूड रहा होगा। जैसे एक बच्चा जिसका फुटबॉल में बहुत एप्टीट्यूड है, उसको फुटबॉल के प्लेयर सिखाने नहीं पड़ते, उसको लीग सिखानी
तो भारत में, दुनिया में जितनी फुटबॉल की सब लीग है सब जानता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक एप्टीट्यूड है। तो अगर आपका भी निष्पक्षता में और स्वार्थ को कम करने में, गैर भौतिकतावाद में आपका एप्टीट्यूड है, तो इसके तर्क आपके पास जरूर होंगे, और उन तर्कों से आप जब निर्णय लेंगे तो हम पता कर लेंगे कि आप में इस तरह का क्या, इस तरह का मॉरल एप्टीट्यूड है या नहीं। इसी तरीके से जो लोग होते हैं ना, जैसे विवेक का एक पक्ष है, वैसे ही एक पक्ष है हमारे अंदर किसका, संवेग। सभी को संवेग का प्रशिक्षण देकर हम एक स्तर तक तो संवेग मिला सकते हैं, लेकिन जिस स्तर का संवेग हमको सेवा और करुणा के लिए चाहिए, वो सब में पैदा करना संभव नहीं। संवेदनशीलता लाना तो संभव है ना, लेकिन कैसा, उच्च स्तर का संवेग, जिसमें क्या है, जिसमें कंपैशन है, जिसमें फिर से सेवा भाव। बताया था कि आदमी जो ढाबा चलाने गया उसमें करुणा की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और जो आदमी राजनीति में आ रहा है उसमें करुणा नहीं है। इसलिए दोनों राइट पर्सन एट राइट प्लेस नहीं है। ढाबा चलाने वाला ढाबा चलाने के लिए राइट आदमी नहीं था, और राजनीति में जो आदमी आ गया और राजनीति के लिए सही आदमी नहीं था। तो अब हमको क्यों चाहिए सिविल सेवा में एप्टीट्यूड? क्योंकि सिविल सेवा में एक काम तो है निर्णय लेना, और निर्णय के दो घटक हैं। एक निर्णय में क्या जरूरत है हमको? निर्णय में जरूरत है उच्च स्तर की संवेदनशीलता। क्यों संवेदनशीलता की जरूरत है? क्योंकि हर चीज के लिए कानून बनाना संभव नहीं है, हर चीज के लिए नियम बनाना संभव नहीं है। कई जगहों पर सिविल सेवकों को क्या करना पड़ेगा? उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा, जहां नियम स्पष्ट रूप से उनका मार्गदर्शन, उस दशा में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? संवेदनशीलता की। ठीक है, संवेदनशीलता की जरूरत पड़ेगी, और संवेदनशीलता से आप तय कर पाएंगे कि आप किस क्रम में, किस तरीके से। यह सवाल पूछा गया था कि एक जगह प्राकृतिक आपदा आई है, उस प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे लोग फंस गए हैं, आप किस क्रम में लोगों को निकालेंगे? अगर हम केवल निष्पक्षता का नियम माने, केवल निष्पक्षता का, तो हम क्या कहेंगे? सब मानव बराबर है, सबको हम जिस लाइन में आए हैं, जो पहले आया है उसको जहाज में बैठाते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ज्यादा संवेदनशील हैं तो हम क्या करेंगे? उसमें डिसर्नमेंट करेंगे, अलगाव करेंगे कि किसकी जान पर खतरा जाता है। निष्पक्षता को नहीं देखेंगे, केवल निष्पक्षता के मूल्य का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि निष्पक्षता के साथ क्या जोड़ेंगे? इस निष्पक्षता के साथ जोड़ देंगे संवेदनशील। और क्या कह देंगे कि बच्चों को पहले निकालो। भले लोग बाकी दंगा करने पे आमादा है कि हमको भेजो, हमारे घर में परेशानी है, वहां फला हो गया, यहां हो गया, नहीं, पहले हम बच्चों को निकालेंगे, बुजुर्गों को निकालेंगे, बीमारों को निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्रमशः बाकी लोगों का। तो हमको कहा जाता है कि भाई आप मनुष्यों में भेद नहीं कर सकते, सभी मनुष्य साध्य हैं, नियम तो यही है। लेकिन हमने वहां सभी मनुष्यों को साध्य मानकर एक समान तरीके से निर्णय नहीं लिया। हमने कुछ मनुष्यों को पहले भेजा, कुछ मनुष्यों को बाद में भेजा। साध्य मानने के नियम को भी हमने अपनी संवेदनशीलता से क्या किया? हल किया। ठीक है, तो इसलिए सिविल सेवकों को इस संदर्भ में एक जरूरत पड़ती है निर्णय की। दूसरा, आप देखते हैं इस दोनों तरीकों में क्या जरूरी है हमको? अगर हमारे पास इस तरह का एप्टीट्यूड नहीं है तो एक काम क्या नहीं कर पाएंगे हम? एक काम नहीं कर पाएंगे हम, विश्लेषण, आयाम पहचानना, समझ करना, ये सब नहीं कर पाएंगे। तो निर्णय हमारा एक पक्षी हो सकता है, निर्णय में हमारे तार्किकता की मात्रा कम हो सकती है ना, हम उसकी जांच नहीं कर पाएंगे, तुलना नहीं कर पाएंगे। ये सब भी निर्णय में होना चाहिए, इसलिए एप्टीट्यूड मदद करता है। और दूसरा, इसलिए भी एप्टीट्यूड मदद करता है कि निर्णय जो सिविल सेवा में लेना है वो प्राय वंचित वर्गों के लिए लेना है, कल्याण के लिए लेना है, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट के डिसीजन में संवेदनशीलता का होना जरूरी है। इस लिहाज से भी हमको इस तरह के एप्टीट्यूड की जरूरत है। और दूसरी बात है जो फिर से हम कहेंगे कि सिविल सेवक किस लिए जा रहे हैं? भारतीय राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति। इन संवैधानिक लक्ष्यों में क्या क्या लक्ष्य हैं?
इनमें लक्ष्य है न्याय का, समता का, अधिकार का, सशक्तिकरण का। न्याय, समता, अधिकार और सशक्तिकरण। तो इसके संदर्भ में क्या होना चाहिए? फिर से इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? कुछ नैतिक मूल्य और एक विशिष्ट नैतिक चरित्र जरूरी। सब लोग न्याय नहीं कर सकते। न्याय करने के लिए सब लोग, जैसे हम जुडिशरी में क्या करते हैं, सबको जज बना देते हैं क्या? नहीं। सिविल सेवक को क्या करना है? वो काम जो जज करता है वो सिविल सेवक को भी करना है, न्याय करना है। इसका मतलब सिविल सेवक में जस्टिस का एप्टीट्यूड होना चाहिए। जस्टिस का एप्टीट्यूड होगा तो सिविल सेवक बन पाएगा। जस्टिस का एप्टीट्यूड क्या होता है? अलग अलग बात को सुन के निर्णय लेना। जस्टिस क्या करता है? डिलेमा सॉल्व करता है। दो अलग अलग लोग कह रहे हैं हमारी बात सही, हमारी बात सही, आप में ये एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप इस तरह की बातों में न्याय निकाल सकें। तो न्याय का एप्टीट्यूड है। फिर किसका है? समता का। सबकी जो एप्टीट्यूड है उसमें समानता का भाव बराबर नहीं है। कुछ समानता को ज्यादा गंभीरता से परसू करते हैं, कुछ उसके संदर्भ में। इस तरह से अधिकार और सशक्तिकरण, ये जिन लक्ष्यों की प्राप्ति चाहिए हमको, इनके संदर्भ में क्या चाहिए? इनकी प्राप्ति करवाने के लिए हमको चाहिए खास तरह का व्यक्तित्व। सब लोग दूसरों को सशक्त नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सशक्त बनाने में रुचि लेते हैं, दूसरों को नहीं। तो इसका मतलब है कि ये सब तो कैसा मूल्य है? ये सब फिर से ऐसा मूल्य, इसमें क्या शामिल है? परार्थवाद। और ज्यादातर मनुष्य कैसे होते हैं? बहुत सारे मनुष्य हैं जिनमें किसकी भावना है? जिनमें एप्टीट्यूड है किसका? केवल व्यक्तिगत कल्याण का। उनकी रुचि किसमें है? व्यक्तिगत कल्याण। और यहां क्या करना है? यहां तुमको व्यक्तिगत कल्याण के बजाय किसके लिए काम करना है? न्याय तुमको अपने लिए नहीं, समाज के लिए न्याय, वर्गों के लिए न्याय, अपने लिए समानता नहीं, जो वंचित वर्ग है उनके लिए समानता। इसलिए सिविल सेवक का एप्टीट्यूड कैसा है? डिफरेंट किस्म का। ये सामान्य व्यक्तियों के लीग में नहीं आ सकता। तो अगर आप भारत के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास तरह के लोग चाहिए, जैसे प्लेटो का दार्शनिक राजा, जैसे एक अंबेडकर जैसा समाज सुधारक। तो आप में थोड़ा प्लेटो का दार्शनिक राजा होगा और थोड़ा अंबेडकर का समाज सुधार का एप्टीट्यूड होगा, तभी आप सफल सिविल सेवक बन सकते हैं। अंबेडकर में क्या है? समता के प्रति एप्टीट्यूड है, संवेदनशीलता है समता के प्रति, न्याय के प्रति एप्टीट्यूड है। और प्लेटो के दार्शनिक राजा में निष्पक्षता बहुत ज्यादा है। इसका मिला जुला रूप जब आप में होगा तब उसी तरह के लोग सिविल सेवक बनने के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे लोग सिविल सेवा में आएंगे तो सिविल सेवा के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। इस लिहाज से एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट सिविल सेवा के संदर्भ में इसलिए जरूरी है क्योंकि सिविल सेवक जिस तरह के काम को करते हैं वो बाकी मनुष्यों से अलग है। आम मनुष्य के तौर पर हम जीवन में अपनी तरक्की के लिए प्रयास करते हैं। ज्यादातर मनुष्यों में अपनी तरक्की की धारणा सबसे सर्वोच्च होती है, लेकिन सिविल सेवक उनको बनना होता है जिनमें अपनी तरक्की के बजाय सामाजिक तरक्की और सामाजिक कल्याण का बोध ज्यादा। इसलिए आम व्यक्ति और सिविल सेवक एक जैसे नहीं हो सकते। इस आइडिया पर हम यहां एप्टीट्यूड को लागू करते हैं। अब इसी से तीसरी बात जो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि नैतिकता में इसकी भूमि। अभी आपने पढ़ा है पहले कि अगर एप्टीट्यूड है और हमने तब प्रशिक्षण दिया तो तुम्हारे अंदर वो गुण विकसित हो जाएंगे। तो नैतिकता क्या है?
नैतिकता के बहुत सारे मूल्य क्या किए जाते हैं, अभ्यास से अर्जित किए जाते हैं। बहुत सारे वैल्यूज हैं मॉरलिटी के जो प्रैक्टिस से आते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के मूल्यों के अभ्यास से सब में एक समान नैतिक चरित्र या नैतिक दक्षता उत्पन्न नहीं की जा सकती। ट्रेनिंग से हम मॉरलिटी सिखा सकते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि एक तरह के समाज में रहने वाले बच्चे, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जिनको एक ही तरह की नैतिकता की ट्रेनिंग दी जाती, एक ही तरह के मूल्य स्कूल में सिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें बड़े होकर मूल्य कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनका रुझान अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है कि तब क्या जरूरत है, इसलिए अलग अलग प्रकार की नैतिक दक्षताओं का वांछनीय स्तर तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रशिक्षण से पहले ही व्यक्तियों की नैतिक अभिक्षमता की परख हो सके। दो लोगों को समानता और न्याय की एक समान ट्रेनिंग देने पर भी दोनों बराबर समतामूलक और न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे जरूरी। इसलिए नैतिकताओं में भी हर मूल्य में हर आदमी ट्रेन करने पर बराबर परिणाम देगा, ठीक नहीं। तो आपको जिस तरह के मूल्य का विकास करना है, उस मूल्य के विकास करने से पहले आपको जांच लेना चाहिए कि उस व्यक्ति में उस मूल्य का विकास करने पर ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा या नहीं। इसलिए व्यवहार में देखो, कुछ नैतिकताएं ऐसी जिनमें मानते हैं सब मनुष्यों में थोड़ा बहुत स्तर उसका रहेगा। अब कोई मनुष्य अन्यायी नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे मनुष्य न्यायी हो, यह बात सामान्य स्तर की है। न्याय की जो अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट के जज से है, वो अपेक्षा यहां मुखर्जी नगर में एक ईटरी चलाने वाले से नहीं है। इसलिए जो ये पद हैं अलग अलग किस्म के, ये विशेषज्ञता वाले पद हैं। तो इनमें किसी मूल्य की मात्रा बहुत उच्च स्तर की चाहिए, जो सामान्य स्तर पर काम नहीं करे। तो इस तरीके से जब हम ये बात समझते हैं तो हम समझते हैं कि सिविल सेवा में, जुडिशरी में, व्यवसाय में, इनमें जाने वाले लोगों के मूल्यों में अंतर। यद्यपि समान रूप से हम कहते हैं कि सब में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, सबको न्यायी होना चाहिए, लेकिन एक एमबीए ग्रेजुएट जो एमबीए कर रहा है, बुद्धिमान, वो सिविल सेवक के बराबर है, लेकिन उसमें न्याय का जो मात्रा होगा और जो सिविल सेवक में न्याय की मात्रा होगी, वो दोनों में अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझते हैं कि एप्टीट्यूड का पूरा आइडिया कैसे इस लिहाज से मानता है कि हमको सिविल सेवा की संस्था को सफल बनाने के लिए एक एप्टीट्यूड का सफल मूल्यांकन, कौन सिविल सेवा में जाना चाहिए, ये करना होगा, जिससे हम सिविल सेवा में उन्हीं लोगों को जाने दें जो लोग सिविल सेवा के मूल्यों, उसकी बौद्धिक दक्षता, उसकी बौद्धिक क्षमता की मांग पर खरे उतरते।
तभी हम सिविल सेवा की संस्था को सफल। अगर हमारी ये जांच गलत हो गई, जांच हम जो कर रहे हैं उसको लोग इवेड कर जाएं, उससे बच के निकल जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका एप्टीट्यूड के टेस्ट का मॉडल काम नहीं कर रहा है। और एप्टीट्यूड का टेस्ट का मॉडल काम नहीं करेगा तो फिर बहुत सारे लोग संस्था में शामिल हो जाएंगे जो संस्था के लिए बने नहीं थे। तब संस्थाएं अपनी गुणवत्ता खो बैठे। आज हम लोग यहीं रुकेंगे और अब इसके बाद जब मिलेंगे तो इसी एप्टीट्यूड के बाद लिखा है कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सेवकों में होनी चाहिए, उसकी सूची दी हुई है, जिसमें सबसे पहले सत्य निष्ठा है। उसी सत्यनिष्ठा से पढ़ाई करेंगे।